Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई Yes, ऑडिबल? sir. Good evening. Yes. चलिए, क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आयुषी मेहता मैम, अंजनी मैम, अशोक जी, अन्नी कुमारी मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ डिस्कस करने पढ़ने, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। गाइस, अभी लास्ट क्लास में हमने हायर एजुकेशन किया था और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हमने की। आज मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा, जो हमारा 9वां यूनिट है, तो उसको लेकर के हम डिस्कशन अपना करेंगे। आज बहुत सारी बातें करेंगे। ऑल टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं जो हमें करना है। एग्जाम से पहले रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन पेपर्स भी बनाने, तो सारे काम हमें करना है साइमल्टेनियसली। तो आज के क्लास में हमारा पर्यावरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर यूनिट है, उसको हम करेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हम हर दिन करते हैं, तो आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ना। तो स्टेटमेंट 1 है, पीपल यूज नॉन वर्बल क्यूज मोर देन वर्बल क्यूज। यानी लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हैंड के जेस्चर्स हैं, बॉडी पोस्चर, मतलब गैर शाब्दिक, जिसमें शब्द का इस्तेमाल ना हो, वर्ड्स यूज ना हो। तो क्या इंसान नॉन वर्बल को ज्यादा यूज करता है, शब्द कम है, फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा यूज होता है, प्रयोग में आता है वाइल डूइंग कम्युनिकेशन, बात करते टाइम। और दूसरा कह रहा है कि नॉन वर्बल क्यूज है बेटर बिलीवेबिलिटी देन स्पोकन वर्ड्स। यानी आप बोल करके जितना किसी को समझाएंगे, उससे ज्यादा आपका फेस, आपके हैंड्स, बॉडी मूव, इससे लोग ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और इससे ज्यादा लोग समझते भी हैं इन कंपेयर टू स्पोकन वर्ड्स। तो विच वन इज करेक्ट? Sir, option C is पूरा correct. सही है और Statement पहला 1 भी is false. सही है। कौन सा करेक्ट होना चाहिए? दोनों करेक्ट हो सकता है सर। दोनों? ऑप्शन इज ए। सर ऑप्शन ए तो ऑप्शन दोनों ए। फॉल्स कह रहा है। इन ऑप्शन ए बोथ आर फॉल्स। दोनों फॉल्स ही होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा ना, अगर दोनों ट्रू है तो। ऑप्शन बी होना चाहिए सर, सर ऑप्शन बहुत ए। करेक्ट होना चाहिए। दोनों फॉल्स है ऐसा बता रहे? यस सर। सर मुझे ऐसा लगता है दूसरा स्टेटमेंट सही है। 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 राइट है हाँ, सर। फर्स्ट वाला फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 सेकंड वाला फॉल्स राइट है, है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। Second क्योंकि one. सर लोग ज़्यादा बोलना रेदर देन एक्शन यूज़ करना, और सेकंड वाले की वजह से लोग ज़्यादा गौर कर पाते हैं आपकी बातों पे। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट। वर्बली जब हम लोग बातचीत करते हैं सर, तो अपनी बातों को हम पूरे अच्छे तरीके से रख पाते हैं किसी के सामने, जो कि हम इशारे से नहीं रख पाएंगे। चाहे वो हाथ का मूवमेंट हो, आंख का हो, अदर किसी भी बॉडी पार्ट का हो, तो उसको हम लोग उतना क्लियर नहीं कर पाएंगे जितना कि हम लोग बोल के किसी भी बात को कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाला सर रॉन्ग है, बट सेकंड वाला राइट है। जो इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो है बोथ आर ट्रू। बोथ आर ट्रू। But sir, option 1 both are true कैसे हो सकता है? Option 1 समझ में नहीं आ रहा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर एनटीए। अब कैसे हो सकता है उसको मैं समझाता हूँ, बट एनटीए के अकॉर्डिंग बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है। सेकंड तो ठीक है, बट फर्स्ट वाला थोड़ा सा डाउट है। नहीं, मैं एक बार बोलूं सर दोनों मैं? ही, जैसे देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, आप लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि सर हम ज्यादा तो बोलते हैं, बोल करके। पर यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि पीपल यूज नॉन वर्बल क्यूज मोर। जैसे आप
आप ये देखना कि आप जितना ज्यादा बोलते हो ना, उससे ज्यादा आपके आईब्रोज, आपका लिप्स, आपका आई, आपके हैंड, बोलने से ज्यादा आपका बॉडी का एक्सप्रेशन होता है। और देखो, कोई मान लीजिए कि जिसका बॉडी एक्सप्रेशन अच्छा है ना, उसकी बातें समझ में भी ज्यादा आती है। कोई बोल अच्छा रहा है बट बॉडी बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल एकदम जीरो, यानी कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसकी बात आपको नहीं समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए गाइस, ये हम मान सकते चल सकते हैं कि साइकोलॉजी में, रिसर्च में ये सामने आता है, ये आया है रिसर्च में, कि हम लोग नॉन वर्बल का मतलब क्या है, पूरा आपका बॉडी मूवमेंट आ जाएगा उसमें, जो पूरा फेस है, फेस में आईज, आईब्रोज, लिप्स, ईयर, सब, उसके अलावा हैंड्स यस वगैरह तो सर, खैर है ही। सामने वाला उसको ऑब्जर्व भी अच्छे से करता है। हाँ, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम बोलते ज्यादा है, हमारा बॉडी कम काम करता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा है। हम, आप बोलने से पहले आपका देखिए, आपका फेस, आपके आईज, आपके मतलब मूवमेंट में आ जाएगा। कुछ भी बोलोगे उससे पहले आपका जो बॉडी है ना, वो हरकत में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए नॉन वर्बल क्यूज हम ज्यादा यूज करते हैं। वर्बल तो मान लीजिए कि कई बार बोला, फिर आप पॉज भी लोगे, लेकिन बॉडी आपका काम करता रहता है। यानी वर्ड्स आप भले ही बोलो ना बोलो, लेकिन जो आपका शरीर है, आपकी जो एक्टिविटी है, उससे ऑडियंस को पता लगता रहता है कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हो, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, नॉन वर्बल क्यूज है बेटर बिलीवेबिलिटी देन स्पोकन वर्ड्स। जो नॉन वर्बल क्यूज होता है ना, नॉन वर्बल क्यूज का मतलब क्या है, वही जो हम कह रहे हैं, नॉन वर्बल का मतलब गैर शाब्दिक, जिसमें वही फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल, उसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैं मुंह से तो आपको झूठ बोल दूंगा, लेकिन मेरे फेस से आप पकड़ लोगे कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आंखों में या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो हम लेकिन उसके फेस रीड कर लेते हैं कि यार ये सही नहीं बोल रहा है, तो ये भी होता है। तो बोथ आर ट्रू। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि टैबलेट कंप्यूटर हैव टच स्क्रीन। जो आजकल टैबलेट आया है ना, टैबलेट जो छोटा उसमें क्या टच स्क्रीन होता है। और दूसरा है टैबलेट कंप्यूटर हैज अ कीबोर्ड। क्या उसमें कीबोर्ड भी होता है? टैबलेट जो है आजकल, टैबलेट आया है ना, सबके होता भी है कहीं के पास। सर ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इज राइट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। टैबलेट में कीबोर्ड होता है कि नहीं होता है? पर सर ये हार्ड ऑप्शन कीबोर्ड नंबर की डी इज बात राइट। हो रही है कि इनबिल्ट की बात हो रही है, उसमें मैटर करता है ना सर। होता है बट अगर हम बाहर से लगाए तो वो अलग चीज है। अगर इनबिल्ट का कीबोर्ड है तो हाँ, तो फिर दोनों स्टेटमेंट राइट है, पर अगर हार्ड लैपटॉप वाले कीबोर्ड की बात हो रही है तो फिर रॉन्ग है सर। नहीं, क्या होना चाहिए आंसर फिर? सर इसमें कंप्यूटर में अलग से ज्वाइन थोड़ी ना होता है, इसमें इसी के ही सब कुछ होता है। सर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है सर। बोथ आर ट्रू। यस सर। हाँ सर, बोथ आर ट्रू। A tablet computer does not come with a built-in physical board. Instead, uses a touch screen virtual on screen. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 is true but 2 is false. टैबलेट कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं होता उसमें। वही तो ना सर, अगर डेस्कटॉप वाला कीबोर्ड होगा तो फॉल्स है, अगर इनबिल्ट होगा तो फिर दोनों ही ट्रू है। यस बाहर से लगता है, वैसे बाहर से लगाना पड़ता है। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनपुट होता है ना। हाँ, तो दूसरा गलत है, क्योंकि टच स्क्रीन है ना, तो टच स्क्रीन में तो कीबोर्ड वही टच वाला ही आएगा स्क्रीन पे जो आता है। यहाँ पे असर्शन और रीजन है गाइस। असर्शन कह रहा है अ गुड कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉल्यूशन कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। एक अच्छा कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग सॉल्यूशन है वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे बिजनेस के लिए, ऑप्शन है सी। ना। और रीजन कह रहा है कि विद कंप्यूटर नेटवर्किंग यू कैन कट बैक ऑन कॉस्ट एंड अलाउ फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी अगर आपके नेटवर्किंग हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, तो आप कॉस्ट भी कम लगता है चीज़ों का, कम पैसे में हम ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा है? ऑप्शन सी। यस बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। एक और दोनों सही है। कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन डी। ए और बी ऑप्शन सही सी है। लग रहा है। दोनों ही ट्रू है यस वैसे। सर,
कंप्यूटर लिए यूजफुल है ना? both are true, both are right, and R is the correct explanation of A, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है? इसलिए क्योंकि आपका पैसा भी कम लग रहा है, काम भी ज्यादा कर ले रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर आ गया तो घर बैठे हर चीज कर ले रहे हो। जो काम पहले फिजिकल जाना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, जैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किसी का बिल पेमेंट, तमाम चीजें घर बैठे हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तमाम बहुत सारी चीजें बचती, सेव होता है ना, एनर्जी, पैसा सब। अट्रैक्टिंग ओनली अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ, अब आजकल भारत में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी काफी आ रहे हैं, तो इस आकर्षण का कारण क्या है? पहले तो नहीं आते थे, बट अब पिछले लास्ट 10 ईयर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं इंडिया, कई सारी यूनिवर्सिटी में आपको दिख जाएंगे। तो ये जो अट्रैक्शन आया है पिछले 5-10 साल में, इसका रीजन आपको पूछ रहा है, तो क्या क्या रीजन है? पहला है कि लैक ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, सर वो ट्रैक्शन नहीं फ्रैक्शन है ना सर? अच्छा ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन मतलब है सर, फ्रैक्शन है अच्छा सर, फ्रैक्शन है ये कि अब कम लोग आधा आने कट गया। लग गए सर। आधा कट गया, अट्रैक्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन, यानी अच्छा जस्ट उसका उल्टा हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जितना पहले आते थे अब उससे कम होगा। ओनली अ फ्रैक्शन मतलब कि पहले 10 आते थे तब 5 ही आ रहे हैं, पहले 20 आते थे तब 10 ही आ रहे हैं, यानी आधा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, बटा हो गया, अपॉन। तो कम क्यों हो गया? पहला कि रेसिडेंशियल एकोमोडेशन अब ना के बराबर है। इंडिया में हॉस्टल मिलता नहीं सबको, बहुत लिमिटेड रूम्स वगैरह हैं। अब मान लो कि कोई बाहर से बच्चा आया, अब उसको रेंट पे रहना पड़ेगा, सेफ्टी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा है डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन, यानी कि भारत के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसका कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड तो है नहीं। अब कोई अमेरिका से आके भारत में पढ़ेगा, फिर अमेरिका जाएगा तो वहाँ पे क्या ही वैल्यू मिलेगा उसको लगेगा ठीक है भाई अब इंडिया में ऐसे ही पैसा दे के डिग्री खरीद लिया होगा। लाइक जिससे इंडिया में भी होता है। अब इंडिया में से आप यूक्रेन से पढ़ के आते हैं, रशिया से कई सारे लोग MBBS करने जाते हैं। अभी यूक्रेन का वॉर जो हुआ था उसमें आया था ना, कई सारे भारत के बच्चे लौट के आए। तो हमारे यहाँ जो MBBS होते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर देखिएगा यूक्रेन और रशिया का लगाता है डिग्री अपना, कि MBBS फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूक्रेन। तो वहाँ पे काफ़ी ये सब है सिस्टम, मतलब जिनका बहुत कम मार्क्स है ले दे करके, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं कई सारे जो करा देते हैं। बट अब इंडिया ने क्या कर दिया कि अगर कोई रशिया यूक्रेन से करके तो यहाँ उसको एग्जाम देना पड़ता है भारत में। एग्जाम देने के बाद ही आपको इंडिया में डॉक्टर मानेगा। जैसे हम लोग UGC नेट पास करते हैं वैसे ही उनका भी एग्जाम है, अदरवाइज आपका डिग्री बेकार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही विदेश में भी होगा इंडिया को लेके। तो ये डिफिकल्टीज इन रिकॉग्निशन। तीसरा है रिजिड एडमिशन प्रोसेस। भारत में एडमिशन प्रोसेस थोड़ा रिजिड है, आसानी से मिलता भी नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाओ, 10 लाओ, 12 लाओ, कास्ट सर्टिफिकेट लाओ, UG PG तमाम चीजें। चौथा है लैक ऑफ इंथुजियाज्म ऑफ टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स में भी वो इंथुजियाज्म नजर नहीं आता है ना। पांचवा की लैक ऑफ इंथुजियाज्म ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चे भी वो उतने इंथुजियास्टिक नहीं है ना जितना। तो क्या क्या रीजंस हैं? सर B और C हो सकता है सर, B and C। A and B हो सकता है सर। Yes, sir. Main difficulty is lack of residential and difficulty in recognition. B and C होना चाहिए सर, क्योंकि सर ऐसा लगता है कि A हमारे and C तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो and B होना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की तरफ से तो सर उतना वो दिखता है कि हाँ एंथुजियाज्म है, वेलकमिंग है टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो A and B को हम कह सकते हैं, A and B Yes, sir. होना चाहिए। सर B and C नहीं होना चाहिए सर ऑप्शन B नहीं लग रहा है सर, ऑप्शन C वाला तो करेक्ट है, रिजिड एडमिशन प्रोसेस। नो सर, C तो नहीं होना चाहिए। C नहीं होना चाहिए, क्यों सर? क्योंकि फॉरेन में ज्यादा है सर एडमिशन प्रोसेस। ऑप्शन A है लैक ऑफ रेसिडेंशियल वाला, उल्टा सर ऐसा होता है कि लोग फॉरेन वालों को पहले अकोमोडेट करते हैं, फिर अपने नजदीकी लोगों को और जो थोड़े दूर के हैं उनको हॉस्टल मिलता है। पहले तो फॉरेनर्स और दूर के बच्चों को ही मिलता है सर। तो B and C शायद होना चाहिए सर। करेक्ट आंसर वैसे B and C ही है, B and C। एक तो रिकॉग्निशन B तो खैर होगा ही, उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा रिजिड रहता है, क्योंकि यहाँ वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है ना, वेरिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी कारण है। प्लस हमारे यहाँ खुद इतनी आबादी है कि अब बाहर के बच्चों को क्या, तो भारत के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो विदेश से और आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, मतलब इंडिया के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए
ये भी एक कारण है ना, क्योंकि हमारा कंट्री पॉपुलस है ना, काफी पॉपुलेशन है, सबको कहाँ एडमिशन मिल पाता है। अब जेएनयू में कहाँ सबको मिल पाता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो बहुत टफ है ना, वहाँ तो ग्रेजुएशन में भी एडमिशन पाना कठिन है, मिल जाता है नहीं मिलता ना, तो ये भी एक टेंशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्ड इन क्वालिटेटिव स्टडी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी महत्वपूर्ण विशिष्टता है रिसर्च का इन्वॉल्व्ड इन क्वालिटेटिव स्टडी। बी ऑप्शन। क्वालिटेटिव का B को मतलब क्या होता है, explain जिसमें हम सब करेंगे? लोग आते हैं, लिटरेचर। पारदर्शिता, हाँ, पारदर्शिता, ऑप्शन B डी। को explain कर दीजिए ना सर। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्वालिटेटिव स्टडी में, मतलब जो साहित्य में आता है ना, खास करके जहाँ जहाँ पे आप गुणों पे ज्यादा फोकस करते हो, तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट गुण है जो आएगा। वैसे तो उत्साह भी होना चाहिए, प्रतिक्रियात्मक भी। फ्लेक्सिबिलिटी सर होना ऑप्शन चाहिए। बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। रिफ्लेक्सिविटी, प्रतिक्रियात्मक, रिफ्लेक्टिविटी। यानी आपको रिएक्टिव क्रिटिकल, जिसको आप कह सकते हो ना, क्रिटिकल यस सर। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, रिएक्ट करें आप। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का क्या मतलब है? नॉन पार्टीशन में पक्ष सर निरपेक्ष, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं आना चाहिए, लाइक प्रतिक्रियात्मक होगा। चारों ही वैसे सही है, 4 में से कौन ज्यादा सही है वो बताना है, चारों ही करेक्ट है वैसे। मतलब ज्यादा सही तो 4 में नंबर 1 पे रिफ्लेक्टिविटी किसका लग रहा है। क्योंकि चलो ए तो जैसे नहीं होगा, ए प्रतिक्रियात्मक पे बाकी ये नहीं है सर, बट ये ऑप्शन सी अभी अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन सी इज राइट सर। ऑप्शन सी। यस सर, रिफ्लेक्टिविटी। जी सर, प्रतिक्रियात्मक। ठीक है, सी होगा, रिफ्लेक्सिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो ऑप्शंस है वो भी सारे इंपॉर्टेंट ही, ऑल आर करेक्ट, बट यहाँ कोई एक ही ऑप्शन हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8-bit ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही होता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 256। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है आपसे, 8 बिट में कितने कैरेक्टर्स आते हैं? 8 बिट में कितने कैरेक्टर्स 256। होते हैं 256। कंप्यूटर में? 8 बिट में 256 ही होता है, वैसे सही कह रहे हैं। हाँ सर 256 होता है सर। 1 बिट बराबर 8 बिट होता है, 1 बाइट बराबर, तो 8 बिट बराबर होना चाहिए 64 होना चाहिए, ये और कुछ रूल है इसका। ये ऑप्शन सर। 1 बिट बराबर 34 होता है सर। 64। तो 8 1 में 8 कैलकुलेशन होता है, इसका तो 8 8 64 टू द पावर 2n करके होता है इसका कैलकुलेशन, तो फिर 2 × 2 × 8 टाइम्स करके होगा तो 256 आएगा। कितना होना चाहिए मैम आंसर फिर? 256। 256 ना? कैसे होगा 256? वैसे क्या इसका है, और डिफाइन करिए। कैलकुलेशन इसका होता है 2 टू द पावर n करके, ठीक है, तो 2 × 2 × अगर हम 8 टाइम्स करके करेंगे तो आ जाएगा 256। मतलब 2 टू द पावर 8 ऐसा, यानी 2 को 8 बार गुना करना पड़ेगा। यस 2 सर। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा, यानी 2 को 8 बार गुना करिएगा तो 256 आएगा। यस सर। 256। So the number of characters in 8 bit is 256. इसका आंसर बताइएगा। ये असर्शन रीजन है। असर्शन यहाँ पे आपको कह रहा है कि अ क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर्स शुड एक्नॉलेज एंड टेक इनटू अकाउंट स्टूडेंट व्यूज। यानी से अभी क्लास में कम्युनिकेशन चल रहा है ना, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में कह रहा है कि टीचर को ये पता होना चाहिए और टीचर
इस चीज को मतलब वैल्यू करे, एक्नॉलेज करे, समझे कि भाई स्टूडेंट के क्या व्यूज हैं, छात्र क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, वो भी मतलब कंसिडर, सम्मान उसको भी मिलना चाहिए। रीजन दे रहा है कि किसी भी क्लासरूम में, इन द क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की जो जागरूकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप स्टूडेंट के व्यू पॉइंट को भी एक रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन देंगे। तो यानी स्टूडेंट को भी ये लगे कि भाई मेरी भी बात को सुना जा रहा है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का एक जो क्लास को लेकर के एक रिसेप्शन है, जो एक अटेंशन है, वो बढ़ेगा। तो क्या लगता है दोनों आपको? सही है सर। दोनों सही है सर। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। सर जी सर, ऑप्शन दोनों सी। सही है। बोथ आर ट्रू। जी सर। यस सर। देखिए एक चीज, यूजीसी नेट पेपर 1 में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब तक स्टेटमेंट बहुत नेगेटिव ना हो, जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा और आपको पढ़ के लग रहा है कि ऐसा कुछ नेगेटिव मतलब इसका एस्पेक्ट नहीं है, तो आप ये मान के चलना कि वो सही ही होगा। और आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इसका मीनिंग थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, मतलब इसके एस्पेक्ट थोड़े नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आप उसको कर, मतलब ये एक ट्रिक है, ट्रिक ये थोड़ा एक तुक्का लगाते टाइम, लाइक काइंड ऑफ तुक्का, उस टाइम पे आप ये पढ़ सके, ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि भाई ये इसके एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। उतना तो समझ में आ जाता है 2-3 बार पढ़ने में। यहाँ पे गाइस ये भी फिर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। एक स्टेटमेंट है, कहता है कि इट इनेबल्स डेटा पैकेट्स टू बी रूटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, स्टेटमेंट 2 है, इट वर्क्स इन द डेटा लिंक लेयर। बट का इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, तो ये एक ऑटोनॉमस सेंटर है यूजीसी। ऑप्शन ए सर, ई ज्ञान कोश, ऑप्शन ए। क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन ए नंबर सर। डी। स्वयं प्रभा ये तो चैनल है ना? सर स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा तो एक चैनल है ना जहाँ हम जाके पढ़ सकते हैं। ई ज्ञान कोश 2005 में इसको इग्नू ने बनाया था ना? जी सर। तो इन्फिमनेट में ही हुआ। तो इन्फिमनेट क्या है गाइस? एक तरह का ऑटोनॉमस बॉडी है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का, जो मेंटेन किसको करता है? ई ज्ञान कोश को। ई ज्ञान कोश एक तरह से इग्नू का ऑनलाइन आप कह सकते हो कि साइट है, जहाँ पे आपको हर तरह का रिसोर्स मिलता है ना, पढ़ने के लिए कंटेंट वगैरह मिलता है ई ज्ञान कोश के। इसका ऐप भी रहता है सर। मतलब डिजिटल रिपोजिटरी है, इग्नू का है ये। ई ज्ञान कोश ही होगा या शोध गंगा भी हो सकता है। शोध गंगा ही होगा सर। InfluxNet, which is an autonomous internet center of the university, maintains what? शोध गंगा भी तो हो सकता है। सर शोध गंगा तो फिर वो रिसर्च पेपर का हो जाएगा ना, उसमें लाइब्रेरी थोड़ी ना आ जाएगा, बुक्स थोड़ी ना होगी। हाँ, बट इन्फ्लिमनेट को तो इन्फ्लिमनेट शोध गंगा से ही एसोसिएटेड है। ई ज्ञानकोश तो इग्नू का है, ई ज्ञानकोश तो इग्नू का है ना। यूजीसी का जो है, यूजीसी से जुड़ा हुआ कौन है? शोध गंगा। ई ज्ञानकोश तो इग्नू का है, उसका यूजीसी से खासा लेना देना है नहीं। वो तो इग्नू का मतलब एक तरह से ऑनलाइन एक वेबसाइट है जो इग्नू के कंटेंट को अपडेट करता है। शोध गंगा इसका आंसर लग रहा है सर, क्योंकि इसको शोध गंगा ही होना चाहिए। शोध गंगा इसका आंसर है। रिसर्च यूजी पे नहीं है। इसका आंसर शोध गंगा ही होगा।
जी क्योंकि सर, ई मुझसे ज्ञान कोश तो भूल मैम गया इग्नू था। का है ना, वो तो जी जी ई ज्ञान कोश इग्नू का एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जहाँ पे आपको इग्नू से जुड़े सारे कंटेंट मिलते हैं, तो वहाँ पे ये मामला, ठीक है। सर ई पाठशाला में क्या आता है? हाँ, ई पाठशाला भी वही है। ई पाठशाला जो है वो भी, जैसे ई पाठशाला आप यूट्यूब पे देखिए चैनल आएगा, वो यूजीसी का ही एक चैनल है। ई पाठशाला जो है ना, एक यूट्यूब का पूरा चैनल है जिसपे बड़े बड़े प्रोफेसर्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा। लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, या और भी सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। ई पाठशाला करके चैनल भी है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे कंटेंट उस पर मिल जाते हैं, उसको भी यूजीसी ही चलाता है। ऐसे ही शोध गंगा तो खैर थीसिस का है डिपोजिटरी, स्वयं प्रभात चैनल है पूरा। तो ई पाठशाला एक काइंड ऑफ, ये भी एक डिजिटल ही है, डिजिटल चैनल जिसपे आपको कंटेंट मिलता है। या सीईसी के अंडर है, सीईसी मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो सीईसी वो यूजीसी का है, उसी के अंदर ही आता है ई पाठशाला। ये सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, सीईसी सर्च करेंगे तो एक से एक, मतलब आपको क्रिटिकल, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्रिटिकल लेक्चर चाहिए, हाई लेवल लेक्चर, चाहे वो कोई सा भी हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मतलब अच्छा लेवल, तो आप ये ई पाठशाला पे जाइए, आपको मिल जाएगा, हर तरह के लेक्चर्स मिलेंगे, काफ़ी हाई क्वालिटी के, नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो है, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट भी सर्च करना पड़ता होगा ना सर? सब्जेक्ट नहीं, टॉप, जैसे आप यूट्यूब पे कैसे सर्च करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, बस उससे कई सारे वीडियो आ गए, वैसे ही उस पर लिखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ई ज्ञान, लिख दो ई पाठशाला, खुद आ जाएगा चैनल। फिर ई पाठशाला पे सर्च करते रहिए कुछ जो सर्च करें। ओके सर। इसका आंसर क्या होगा? इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन? इनमें से कौन है जो कि बैरियर है, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी बाधा है। संचार जब हम करते हैं तो तकनीकी बाधा बन के कौन आता है इनमें से? ऑप्शन बी हो सकता है ऑप्शन शायद। बी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सर, बी सर। नो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है सर। इनमें से कौन ऑप्शन बी। टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, ये पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज, लो बैंडविड्थ, इंटरनेट का स्पीड कम हो गया, पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड टेक्नोलॉजी, या फिर फिजिकल लोकेशन ऑफ कम्युनिकेटर? बी ही है सर। लो बैंडविड्थ ऑफ ऑप्शन बी। इंटरनेट। टेक्नोलॉजिकल बैरियर पूछ रहे हैं ना, डी होगा वैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्निकल बैरियर हमें बताना है, क्योंकि फिजिकल लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि अब आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे नेट आता ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं आता, पहाड़ वगैरह पे चले गए, तो वो तो अलग हो गया, फिजिकल लोकेशन अलग। पर्सनल एटीट्यूड, अब मैं सीखना ही नहीं चाहता, इंटरेस्ट ही नहीं, हम जैसे कई सारे होते हैं, है ना, चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट एक वो इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे काम चल रहा है चल रहा है, तो दैट इज फिजिकल एंड पर्सनल एटीट्यूड। इंटरनेट का लो बैंडविड्थ, ये टेक्निकल बैरियर हो सकता है। बाकी आइडियाज, ये भी एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। इंटरनेट अगर आपका लो है तो वो एक तरह का टेक्निकल बैरियर हो सकता है, ठीक है। इसका क्या होगा? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन या प्रमोट्स, यानी वैश्विक नागरिकता शिक्षा निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करती है, किसको प्रमोट करती है, किसको बढ़ाती है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी हो सकता है क्या सर? मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। मोर पीसफुल, डी। ऑप्शन डी। डी सर। सर ऑप्शन डी। डी होगा, क्योंकि ऊपर के तीन तो उतने रेलिवेंट लग नहीं रहे, उतनी प्रासंगिकता दिख नहीं रही, तो डी जो है दैट इज मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी सर, ये यही होगा, यही ज्यादा मतलब रेलिवेंट लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस? इनमें से कौन कौन मेटा एनालिसिस से जुड़े हुए हैं? मेटा एनालिसिस मतलब पूर्वोत्तर विश्लेषण, है ना। अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, कंडक्ट न्यू स्टडीज टू फिल द गैप, डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द स्टडी, लोके क्या होना चाहिए?
मेटा एनालिसिस, मेटा का मतलब होता है विच इज समथिंग न्यू, जो आजकल टेक्नोलॉजिकल कई सारी चीजें आ गई ना जिसमें हम लोग तो मेटा कहते हैं। सर बी सी डी ऑप्शन इज राइट। ए सी एंड डी होना चाहिए, ए तो होगा ही, सी भी होना चाहिए। मेटा सर एनालिसिस सबसे एक तरह का ज्यादा डी ही है हर ऑप्शन में सर, तो डी के साथ सबसे ज्यादा जो बी मैच कर रहा है ऑप्शन तो सी होना चाहिए। पैसा देखिए मेटा एनालिसिस का मतलब गाइस बेसिकली क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में साइंस में यूज होता है मेटा एनालिसिस। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यानी कि गणितीय, जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का गणितीय यानी मैथमेटिकल तरीका है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं ना, नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स, स्टैटिक, तो उस तरह का एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग एक कंक्लूजन पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सर बी, हाँ बी, ई और एक, हाँ बी और ई तो होना ही होना है सर। सर बी सी डी होना चाहिए सर। C is correct. A, C and D. ए सी एंड डी, बट मेटा एनालिसिस में ऐसा लिटरेचर का कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, लिटरेचर में स्टैटिस्टिक्स ए नहीं नहीं लगता, आएगा सर, उसमें ए नहीं आएगा। लिटरेचर में स्टैटिस्टिक्स नहीं आता ना, नंबर्स नहीं आते, आंकड़े नहीं आते साहित्य सर में। बी सी डी आना चाहिए, तो फिर बी सी डी या फिर बी डी ई। तो बी हो सकता है, कंडक्ट न्यू स्टडीज टू फिल द गैप, ये तो रिसर्च में होता ही है। सी और लोकेशन सर पे डी भी होगा और सी। हाँ बी होगा इसका आंसर, बी सी डी। लिटरेचर तो सर थ्योरी भी कुछ हो सकता है, सपोज साइंस के बात कर रहे हैं तो लिटरेचर में तो थ्योरी भी हो सकता है इसी तरीके। क्या कह रहे हैं मैम? फिर हम लिटरेचर का मतलब इवन इफ नॉट इन टोटल लिटरेचर, तो साइंस के बेसिस में इसका थ्योरी भी हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी बिहाइंड व्हाटएवर इज हैपनिंग। सर ये मेटा एआई वाला मेटा जैसा कुछ है? नहीं, मेटा एनालिसिस में एक रिसर्च में एक टेक्निक है, रिसर्च हम करते हैं ना, रिसर्च का मतलब क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या का समाधान ढूंढना, यही होता है ना रिसर्च। तो मेटा एनालिसिस एक तरीका है रिसर्च का, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे मैथ्स आता है, मतलब नंबर्स, आंकड़े, वहां मेटा एनालिसिस लगता है। तो ये क्या करता है, मेटा एनालिसिस रिसर्च को और बेहतर बनाता है, आपके सॉल्यूशन को तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि आपके पास सारे आंकड़े आ जाते हैं ना, तो उससे आप एनालाइज करके और फिर सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो प्रॉब्लम के। सर ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई सेकेंडरी डेटा, नहीं, बी डी एंड ई। नहीं इसका आंसर बी ही होगा मैम, क्योंकि मेटा एनालिसिस में आप जो प्राइमरी स्टडीज है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो आप खुद से अपने बेस पे करते हो, प्राइमरी प्राथमिक अध्ययन, और सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है उस पे आप रिलाई ऑन करते हो, जो ऑलरेडी काम हो चुका है उस पे, उसी से आप फिर कुछ नया निकालने की कोशिश करते हो। और प्राइमरी का मतलब है जो आप खुद से करते हो, आप फिर किसी से हेल्प नहीं लेते, खुद से आप सारी चीजें फ्रेश तरीके से करते हो। तो दिस इज द डिफरेंस। सर इसका एनटीए का आंसर क्या है? बी ही दिखा रहा है यहाँ तो, एक बार चेक वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मानव विकास तथा पर्यावरण, है ना। तो मानव विकास तथा पर्यावरण ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है और काफी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है ये टॉपिक आज के समय में। हर जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वहाँ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू पॉइंट आता ही है। तो गाइस अब इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आप प्रदूषण को, पर्यावरण को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ह्यूमन सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा।
कि आखिर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, आखिर इतना जो डिस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जो डैमेजेस आप देख रहे हो, जो दुर्गति हो रही है, दुर्गति जो हुई है पिछले 5, 10, 50, 20 साल में, उसका कारण क्या है, उसका बेस क्या है, कहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है, क्या रीजन है, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप समाधान कर पाएंगे इन चीजों का। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा गाइस कि जो डेवलपमेंट है ना, अब पर्यावरण जैसे पहले तो डिग्रेड नहीं था। अगर आज से 100-200 साल पहले आप जाइएगा तो क्या था, पूरा नेचर ही था चारों ओर। बट समय के साथ जैसे जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ा, ह्यूमन का डिजायर बढ़ा, इंसान की इच्छा बढ़ी कि भाई मेरे पास बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा अपार्टमेंट, मतलब जैसे जैसे आपका इच्छा बढ़ा वैसे वैसे आपने क्या किया, फॉरेस्ट को काटा, जमीन क्लियर, लैंड को क्लियर किया, ताकि वहां पे आप अपने सपनों का घर, अपना फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजें। तो इन चीजों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल को साफ, लैंड क्लियरेंस करना पड़ेगा, जो अभी भी होता है, पहले भी होता था और अभी भी आप देखते हो कि होता है। तो मिला जुला के गाइस, ह्यूमन जहां पे भी ह्यूमन रहेगा वो क्या करेगा, डेवलपमेंट, यानी मानव, जहां पे भी मानव समाज आ जाएगा वहां देखोगे कुछ ना कुछ विकास होता ही होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है गाइस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा से जब भी आप किसी भी सेंचुरी में जाएंगे, 17वीं, 18वीं, 19वीं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट रहा है, कुछ ना कुछ ह्यूमन बेटर करने की कोशिश करता है। अब इस सेंचुरी में क्या है कि हम कुछ ज्यादा ही तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, तो जो काम पहले 50 साल में होता था, अब वो काम हम 2 साल में, 1 साल में ही करें, क्योंकि पहले तकनीक नहीं था, अब तकनीक है। अब 50 साल रुकना ही नहीं, अब तो एक एक घंटे में पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। तो ये वाली शताब्दी में थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। 21वीं शताब्दी का जो ये जो 26 साल है, 2026 चल रहा है ना, तो ये जो 26 साल है इसमें हमने ज्यादा तोड़फोड़ और तहस नहस मचाया है। क्योंकि उसका कारण मैंने बता दिया, कई तरह के तकनीक आ गए, पहले तकनीक नहीं था, तो पहले धीरे धीरे काम होता था, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली, तो इतना नुकसान नहीं होता था। पर इन 26-30 सालों में तो हमने बिल्कुल तबाही मचा दी, क्योंकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट आ गए कि हम हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा है काम। तो डेवलपमेंट गाइस ये तो देखो होगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। डेवलपमेंट अब ऐसा नहीं है गाइस कि आप ये कहोगे कि सर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है तो एक काम करते हैं डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना होगा गाइस, जैसे मान लीजिए कि भारत को पाकिस्तान से दिक्कत है या भारत को चाइना से दिक्कत है, तो चाइना को आप इस ग्लोब से तो नहीं हटा सकते ना, या चाइना भारत को तो ग्लोब से हटा नहीं सकता, ये तो यही रहेगा। तो ऐसे में क्या करता है, दोनों एक समन्वय बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है कि भाई ठीक है, तुम हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसा तुम मत करना, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही गाइस जो डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन जहां है वहां विकास होगा, विकास है मतलब तहस नहस होगा, मतलब कि डिस्ट्रक्शन होगा तभी डेवलपमेंट होगा। बिना डिस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट होता है क्या, नहीं होता है। जब तक आप डिस्ट्रक्ट नहीं करोगे तब तक डेवलप नहीं कर पाओगे, तो डिस्ट्रक्शन होगा तभी डेवलपमेंट होगा। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का कटना, जंगल का साफ होना, जानवरों का मरना, ये सब डिस्ट्रक्शन है। ये करोगे तभी आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद जो है सब उस तब बनेगा, क्योंकि लैंड चाहिए ना, जमीन चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1969 की रिपोर्ट में, है ना, अब क्या हुआ गाइस कि जो जो हमारा पर्यावरण है ये कोई भारत की दिक्कत है ऐसी बात तो है नहीं, ये तो ग्लोबल क्राइसिस है। अमेरिका में भी प्रदूषण है, चाइना में भी प्रदूषण है, अफ्रीका में भी है, अरब में भी है, भारत में भी है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन क्या है गाइस, एक गार्जियन बॉडी है, जो कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद एक बॉडी बना, सेंट्रल बॉडी, जो पूरे विश्व की चिंता करता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, शांति रहे, पीस मेंटेन रहे, है ना। तो इसको लेकर के यूएन का फॉर्मेशन हुआ 1945 के बाद, क्योंकि गाइस आपने देखा कि 20वीं शताब्दी बड़ा मतलब कि दर्दनाक भी था ना, दो वर्ल्ड वॉर हो गए। तो 2 वर्ल्ड वॉर आप समझ सकते हो कि मतलब कि सब कुछ खत्म ही हो गया था, हमने तो फिर से सब कुछ बनाया। तो ऐसे में गाइस तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए क्या बना, यूएन बना, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन में पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, करीब 200 के आसपास कंट्रीज हैं, तो उन 200 देश के मेंबर जो है यूएन के में बैठते हैं और बैठ करके पूरे विश्व की चिंता की भाई पीस हो, वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई गलत काम ना करे। तो ऐसे में यूएन एक तरह का थिंक टैंक भी है। थिंक टैंक मतलब विचार करता है कि क्या और बेहतर, हम पूरे विश्व को कैसे बेहतर बना सकते हैं, देश को नहीं पूरे विश्व को। ठीक है जी। तो ऐसे में 1969 में एक रिपोर्ट आया यूएन का, एक रिसर्च के बेस पे, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल रिपोर्ट भी कहते हैं। उस रिपोर्ट में ये बातें आई कि पूरे
धरती जो है ना, जो हमारी पूरी धरती है वो खतरे में है। और अगर आने वाले समय में हमने बहुत ही इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो आने वाला 10-20 साल जो है करीब करीब ह्यूमन स्पेसिस भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जानवर वगैरह विलुप्त हो रहा है ना, कई सारे जानवर हैं, बाघ, चीता, शेर, हाथी गायब हो रहा है, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वैसे ही इंसान भी होने लग जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तभी मानव बचेगा। इसलिए आप देख रहे हो कि इंडिया में भी आपने देखा कि लास्ट 10-15 ईयर्स में काफी हमने चीजें बदल दी। अब आप देख रहे हो सोलर पे हम कितना डिपेंडेंट हो रहे हैं। पहले पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पहले तो हमारा रेलवे भी किससे चलता था, कोयला से चलता था। एक मूवी भी आई थी ना, कोयला और एक गदर, 2002 में जो गदर मूवी आई थी, उसमें देखे थे जो लास्ट का सीन है, सनी देओल जब अपनी वाइफ अमीषा पटेल को लेके पाकिस्तान से आता है भारत, तो उसको दिखाता है एक सीन कि कोयला वो ट्रेन में डाल रहा होता है, वो कोयला से ही ट्रेन चलता है, वो जितना कोयला डालता है ट्रेन। और पहले की फिल्मों में ये होता था, पहले की जितनी फिल्में होती थी जिसमें ट्रेन दिखाता था तो उसमें कोयला, क्योंकि कोयले से ही ट्रेन चलता था। सोचिए अब कितना कोयला लगता होगा, क्योंकि अब एक ट्रेन थोड़ी ना है, हजारों ट्रेन चलती है, तो कितना कोयला और उतना कोयला जमीन से नीचे हम निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, सोले, है ना। तो ये सारी चीजें। अब गाइस क्या है कि अब इन चीजों से क्या प्रदूषण बहुत होता है। जब कोयला है पर बहुत प्रदूषण करता है, देखते हो कितना काला धुआं छोड़ता है। जहाँ कोयला जलता है कितना ब्लैक स्मोक, तो प्रदूषण करेगा। पेट्रोल भी, डीजल, केरोसिन, जितने भी ये चीजें। अभी हमने क्या किया, लास्ट 10-20 ईयर्स में चीजों को बदलना स्टार्ट किया। अब हम सोच रहे हैं भाई कि जैसे अब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेन हैं, मुझे लगता है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया सबका। अब शायद ही, मतलब मुझे लगता है शायद ही, विरले ही कोयला से चलता होगा ट्रेन कहीं पे, बहुत पिछड़े एरिया में। बाकी तो भारत करीब करीब मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। मतलब पूरे भारत में कश्मीर, कन्याकुमारी, कलकत्ता, अहमदाबाद, हर जगह अब क्या हो गया गाइस कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन। हमारा जो पर्सनल व्हीकल है वो भी सोलर हम लोग कर रहे हैं, सोलर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक। क्यों? ताकि प्रदूषण ना हो। हम लोग पेट्रोल डीजल पे जो हमारा निर्भरता है वो बिल्कुल कम हो जाए, आधा हो जाए, उससे भी कम हो जाए, है ना। तो कई सारे मेजर्स आप देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में आपने देखा होगा। अभी पीएम मोदी ने अभी अनाउंस किया कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, तमाम चीजें, है ना। ये सब एक तरह से कह सकते हो आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है कि भाई आप पॉल्यूशन को हम कैसे कम से कम करें, और जो चीजें पॉल्यूशन करती है उसको हम यूज कम करें या ना करें। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब आपका अब हमारा आदत हो गया भाई कार से चलने का, बाइक से चलने का, स्कूटर से, एक दिन में तो नहीं छूटेगा ये आदत। इसके लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक टाइम लगेगा, एक डेकेड्स लगेगा, तब जाके ये चीजें आदत में कन्वर्ट होगी ना। तो उसको लेकर अब गाइस क्या होगा कि यूएन ने ना एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमें दिए। यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या होता है, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, जिसमें करीब 8 लक्ष्य हमें दिए गए। जो यूजीसी नेट में हर बार क्वेश्चन आता है ना, एमडीजी, एसडीजी, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में गाइस जो यूएन है, यूएन ने हमें क्या दिया, टोटल 8 गोल्स दिए और कहा कि इन 8 गोल को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको पॉल्यूशन को कट करना है, मिटिगेट करना है, तो करना ही पड़ेगा। तो सन 2000 में हमारे पास ये 8 लक्ष्य आया, जिसको हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे विश्व के तमाम देशों में है, इंडिया में भी है, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो इसमें 8 पॉइंट हमें दिया गया, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा, कि आप इन 8 पॉइंट पे काम करिए। तो सन 2000 से हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया और 15 साल का टाइम दिया गया था। 15 ईयर्स में ये 8 पॉइंट हमें करने थे। वो क्या क्या है, पहला था कि भूखमरी और पॉवर्टी, गरीबी। क्योंकि अगर आज अभी से आप 25 साल पहले जाएंगे तो भारत में भूखमरी तो बहुत ज्यादा थी ना, अब तो चलो बहुत कम हो गई क्योंकि अब हमने काफी मॉडर्न इक्विपमेंट बना ली। बट उस टाइम पे तो भूखमरी बहुत ज्यादा थी, कहाँ मिलता था खाने को लोग, जबकि हमारे यहाँ पे 70%, 80% किसान ही थे, फिर भी खाने को नहीं मिलता था सबको, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में गाइस पहला लक्ष्य क्या दिया गया कि अपने यहाँ से भूखमरी को सबसे पहले कम करो, और दूसरा गरीबी। तो इसके लिए सरकार ने कई सारे स्कीम लाए कि सबको जैसे फ्री में आजकल आप देखते हो कि गवर्नमेंट की कई स्कीम है, जो गरीब जनता है उसके लिए फ्री में अनाज, कि आपको मतलब स्ट्रगल ना करना पड़ेगा, तो खाना आपको मिले 2 टाइम का। तो उसके लिए सरकार ने कई स्कीम चला रखे हैं जो अभी भी चलता है। गरीबी मिटाने के लिए जैसे मनरेगा चला दिया, मनरेगा में है ना अभी तो 120 दिन हो गया, 120 दिन का गारंटी काम, 120 दिन सरकार आपको गारंटी के साथ काम देगी। और जो भी सरकारी मजदूरी का रेट है 400 रुपया, 500 पर डे, वैसा कुछ होता है। और भी कई सारे स्कीम्स जिसमें कि आपको मान लीजिए जैसे आजकल स्किल डेवलपमेंट, उस टाइम के हिसाब से
कि भाई गरीबी कब मिटेगी, जब एक तो शिक्षा और दूसरा कुछ काम मिल जाए। काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपना कुछ करोगे आप, डेवलपमेंट अपना फैमिली को। तो एक तो ये, दूसरा यूएन ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक प्राइमरी यानी कि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। इसका मतलब कि सार्वजनिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकार। क्योंकि गाइस उस टाइम तो भारत में इतना लोग, गरीबी बहुत था, तो खाने का 2 टाइम का नहीं था, स्कूल कहाँ से भेजेंगे। अब मान लीजिए किसी घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी है, तो आपके पास यहाँ 2 वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है, वहां पे आप क्या बच्चे को स्कूल भेजेंगे, संभव ही नहीं। तो ये कहा गया कि आप अपने यहाँ सरकारी स्कूल बनाइए। तो उस दौर में 2001-2 के दौर में एक नया स्कीम है जिसके तहत जितना भारत में जितना गांव है, जितना पंचायत, हर पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय, इसका स्कीम आया था। और ये हुआ कि जितने जितने गांव है, मान लीजिए हमारे यहाँ 600, 700, 1000 जो भी गांव, हर एक गांव में एक स्कूल कम से कम 5 क्लास तक का होना चाहिए। और इसको इमीडिएट एक्शन के साथ किया गया। इसलिए आप देखिएगा अब तो बहुत बंद हो गया, बट आप किसी भी गांव चले जाइए, वहां आपको प्राथमिक विद्यालय जरूर मिलेगा, प्राइमरी स्कूल क्लास 5 तक का। उसका कारण क्या था कि कम से कम 5 क्लास तक पढ़ने से कम से कम नाम लिखना, सिग्नेचर करना, ये तो कम से कम आ जाएगा। कम से कम साक्षर तो कहलाएंगे आप, अपने कुछ काम धंधा तो करेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया गया कि कम से कम 5 क्लास तक सरकार आपको पढ़ाए। सरकार मतलब कुछ फी ना लगे, अपना फ्री में, प्लस आगे चल के मिड डे मील भी आ गया। तो शुरू में खिचड़ी मिलता था गुरुवार को, अब तो खैर मेन्यू पूरे हफ्ते का हो गया। तो इस तरह से सरकार ने कई स्कीम चलाई कि आप स्कूल आए, बच्चा स्कूल आए, खाने के ही लालच से आए। मुझे याद है उस टाइम तो हम लोग भी तो उस टाइम सरकार ने थर्सडे चलाया था, तो सिर्फ थर्सडे ही बच्चे स्कूल जाते थे, क्योंकि उस दिन खिचड़ी मिलता था, खिचड़ी चोखा, इसलिए थर्सडे। फिर धीरे धीरे सरकार ने पूरे 6 दिन कर दिए। तो मतलब एक टेक्निक था बच्चों को मतलब स्कूल लाने का, जिसका काफी बेटर रिजल्ट भी मिला। तीसरा गाइस लैंगिक समानता की बात कही गई। जैसे हमारे यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो अब तो खैर बहुत इंप्रूव हो रहा है, बट अभी से अगर आप 20-30 ईयर्स पहले जाएंगे तो कितना गैप आ गया था ना। भारत के कई राज्य ऐसे थे जहाँ पे 1000 पुरुष पे 700 महिला, 750 ये होने लग रहा था। ये बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे 1000 महिला पे 700, 750, मतलब 1000 पुरुष है ना तो वहाँ 700 महिला। अब आप समझ रहे हो कितना मिसमैच है। यानी प्रत्येक 1000 मेल पे 700 या 750 के आसपास, यानी कि अब जो 250 पुरुष बचा वो कहाँ जाएगा। ये तो एक बैलेंस है ना, जितना मेल उतना फीमेल, सोसाइटी तो ऐसे ही चलता है। अब 50-100 गैप तो समझ में आता है, इतना इतना 200, 300 ऐसे गैप क्यों। भ्रूण हत्या इसका कारण, और भी कई सारे रीजन है, सोसाइटल रीजन। ये लोग बेटी पैदा नहीं, बेटा पैदा, उस चक्कर में लड़के की संख्या ज्यादा हो गई, लड़कियां कम होने लग गई। तो उसके लिए सरकार ने, आप देख रहे हैं आजकल कितने स्कीम, अब तो सारे महिलाओं के लिए स्कीम है, पुरुषों के लिए तो कुछ अब बचा नहीं कोई स्कीम ऐसा, सारी वुमेन्स के लिए है। मेरी घर बेटी लक्ष्मी, तो लॉट मेनी स्कीम्स आर देयर, है ना, कई सारे हैं, रिजर्वेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, मेरी घर लक्ष्मी, कई सारे हैं। वो क्यों आया, ताकि देखो अब सोसाइटी का कैसे, सोसाइटी में क्या है, देखो सोसाइटी हमारा क्या है, रिवॉर्डिंग है। जो ह्यूमन होता है ना वो रिवॉर्ड सेंट्रिक होता है। पहले लोग बेटा पैदा क्यों करते थे या क्यों चाहते थे बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटा पैदा होगा तो खेती करेगा, बेटा पैदा होगा तो मेहनत करेगा, कमा के लाएगा। और बेटी के साथ, बेटी का पैदा, अगर आप इसके हिस्ट्री में देखिए, हर चीज का कोई ना कोई हिस्ट्री होता है। भारत एक ऐसा देश रहा जहां हमेशा कहीं ना कहीं एक आक्रमणकारी रहे, कभी ब्रिटिश रहा, कभी मुगल, कभी तमाम। तो यहाँ पे क्या होता था गाइस कि जैसे आप अक्सर सुनते थे जब ब्रिटिश का टाइम था तो घर से बेटी उठा लिया, रेप होना, ऐसा कॉमन था, कोई लॉस तो था नहीं। इंट्रूडर्स के सामने क्या लॉ रहेगा, कोई नियम कानून तो था नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में एक ये बन गया कि यार बेटी है तो एक डरता था, किसी घर में बेटी हो गई तो उसको एक डर लगता था कि यार अब ये इस पे खतरा ना आ जाए, क्योंकि अब भारत एक गुलाम देश था, तो गुलाम का तो कोई होता नहीं। अब आप किसी के गुलाम हो, आपको उठा के ले जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, पुलिस क्या कर लेगा, कुछ नहीं। अभी ना इतना नियम कानून बन गया जो समाज, ये एक लंबे समय तक ये प्रथा चली। तब ना भारत में जौहर, पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री में आप लोग सब जानते हैं कि कई तरह की चीजें होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये इतने लोग, तो समय के साथ धीरे समाज में एक भाव हो गया कि भाई बेटी पैदा करोगे तो एक डर हो जाता था कि उसकी रक्षा करना, उसकी शादी करना और बचा के रखना, बहुत तरह की बात। बेटा पैदा होगा तो खेती करेगा, मेहनत करेगा, हल चलाएगा, तमाम चीजें। तो इसलिए एक ये सोच हो गई। पर 21वीं शताब्दी में देखिए सरकार ने कैसे सोच बदल दिया। अब सरकार ने क्या किया, हर चीज, जितने भी बेनिफिट्स हैं सबको महिला से जोड़ दिया।
कि भाई बेटी के नाम पे अगर अकाउंट खुलवाओगे तो ये फायदा होगा, बेटी के नाम पे अगर एलपीजी सिलेंडर लोगे तो सब्सिडी देंगे, बेटी के नाम पे जमीन लोगे तो 1 रुपया में रजिस्ट्री करेंगे, कई सारे कर दिए ना। तो गाइस आप देखो समाज का सोच कैसे बदल गया। अब मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस डॉटर है। पढ़े लिखे की मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हो गए ना उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है कि डॉटर, सेकंड प्रेफरेंस है सन। ऐसा मैं देख रहा हूँ अब समाज में ये भाव हो गया। ये कैसे बदला? क्योंकि सरकार ने इतने रिवॉर्ड जोड़ दिए, हर तरह का फायदा महिला से जोड़ दिया, तो समाज का सोच बदल गया। समाज को लगता है भाई बेटा पैदा होगा बिना मतलब के इसको कोई फैसिलिटी कुछ सरकार का है नहीं, इससे चाहे बेटी पैदा हो तमाम तरह का हमको लाभ मिलेगा। यही है ना, अगर आप साइकोलॉजिकल रीजन यही है, धीरे धीरे ऐसे ही बदलता है चीज। ठीक है, तो लैंगिक समानता एक यूएन ने ये भी दिया, क्योंकि भारत में ये ज्यादा था, अब तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। अब तो भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें कई राज्य, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाएं ज्यादा है पुरुष कम है। दिल्ली एक ऐसा स्टेट यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे मुझे लगता है कि करीब 1050 महिला है, वहां पे 1000, यहाँ पे प्रत्येक 1000 यू कैन से महिला पे 50 पुरुष कम है। इसलिए आप दिल्ली आइएगा आपको गर्ल्स वुमेन कई, तो ये रहता है। कई सारे ऐसे बंगाल वगैरह कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मतलब कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, हो गई अब, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है कई राज्यों में। जहाँ नहीं हुए वहां भी आप देखिएगा 5-10 साल में हो जाएगा। तो इस पे काम हुआ है काफी, लैंगिक समानता पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कई सारे आप देख रहे हैं लॉज, नियम कानून, बहुत तरह की चीजें आ गई। ठीक है, तो ये था। चौथा का शिशु मृत्यु दर घटाना, ये भी कहा गया, क्योंकि इंडिया में पहले तो इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे ना, अभी तो आप देख रहे हैं कि घर से निकलते ही जहाँ सर आपका ऊपर होगा तो टंगा होता है एक बोर्ड, फलाना डॉक्टर, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर वो, इतने सारे डॉक्टर्स आप। पर पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, ना गवर्नमेंट थे ना प्राइवेट थे। तो इसलिए पहले क्या होता था कि जो बेबी डिलीवरी होता था ना, जो बच्चा पैदा होता था, उसके लिए हमारे गांव समाज में ही, भारत में क्या होता था, भारत में गांव में ही मोहल्ले में ही एक आध आया होती, यानी मोहल्ले में ही एक आध लेडी को ना तैयार किया जाता था पारंपरिक तरीके से, और वही लोग क्या करती थी, बेबी डिलीवरी करती थी। तो आप समझिए कि पहले के समय में, यानी ऐसे 30-40 ईयर्स बैक ये चलता था। तो आप इमेजिन करो कि जो बेबी डिलीवरी तो बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सेंसिटिव है ना, वो तो उसमें तो इतना पेन और इतना वो रिस्की है। अब वो कोई ऐसा कर रही थी जिसको ना कोई नॉलेज है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई ट्रेनिंग है, वो तो एक पारंपरिक बस देखते देखते सीखी है। तो ऐसे में क्या होता था कि ज्यादातर बच्चों का जो आता था, या तो उनका 2 साल से कम तक में डेथ हो जाता था, यानी बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन विद इन 2 ईयर डेथ, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये भारत में बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में, तो ये 70-80% था, यानी कि अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 40-45 ऐसा हो जाता था, है ना। तो फिर ये भी बोला गया भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, ये है कि भाई आप हॉस्पिटल्स बनाइए अच्छे। जब सर ये हॉस्पिटल बनेगा तो फीमेल वहाँ पे, फीटिसाइड भी तो होता था ना, फीमेल हाँ, फीटिसाइड भी तो करते थे उस टाइम पे कितना। हाँ, लेकिन ये अलग है ना, ये तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है ना, कि पैदा होने के विद इन 2 ईयर्स अगर कोई बच्चा डेथ होता है, वो तो भ्रूण हत्या है ना, दैट इज डिफरेंट। तो ये शिशु मृत्यु दर को घटाना, कि बच्चा जो पैदा हुआ वो जिए। भारत में पहले क्यों ज्यादा बच्चे होते थे, हमारे ग्रैंडफादर तक के जनरेशन, या आप में से कई लोग के फादर तक के जनरेशन में भी आप देखिए ना, हमारा कितना परिवार होता था बड़ा, 7-8 तो चाचा होते थे, 7-8 बुआ होती थी, कितनी मौसियां होती थी, ग्रैंडफादर तक चला, कई के फादर तक भी ये होगा मुझे लगता है, कई के तो मैं, और आज के जनरेशन में तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि एक इंसान है और अगर उसके पेरेंट्स नहीं है तो पता लग रहा है ना उसकी बुआ है, ना मौसी है, ना चाचा है, ना कोई है, बस वही है। मतलब अगर वो मर गया तो उसको 4 कंधा देने वाला भी भारत में नहीं है। कल मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें दिखा रहा था कि आजकल एक भारत में नया आ गया ट्रेंड कि प्रीपेड डेथ प्लान, ऐसा करके भारत में, जैसे हमारे यहाँ इवेंट प्लान होता है ना, कि शादी है तो इवेंट मैनेजर को बुलाते हैं, उसको 2 लाख रुपए दे दिए, हाँ भाई मेरे यहाँ पूरा शादी का देखो क्या करना है। वैसे ही अब भारत में एक नया ट्रेंड आया है, दैट इज प्रीपेड डेथ प्लान, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये रियलिटी है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा कि अब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका परिवार में कोई बचा नहीं, या कुछ कोई है भी तो अब उतना रहा नहीं, बाहर रह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने मरने से पहले इवेंट वाले जाके 40-50 हजार 10 हजार जो उसकी फीस है दे आ रहे हैं कि भैया जब भी मैं मरूं मेरा अंतिम संस्कार कर देना अच्छे से, जो भी वो बता देते हैं भाई ऐसे करना, जिस भी रिलीजन के ऐसे कर देना, फिर यहाँ पे बहा देना, ऐसे पूजा पाठ तमाम चीजें, उसकी फीस है। तो कई लोग अब बड़े शहरों में, खास करके मेट्रो सिटीज में ये कल्चर आ गया,
दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर है, पुणे में ये हो रहा है, बड़े बड़े इवेंट्स वाले हैं, गूगल पे सर्च करिएगा आ जाएगा, कई सारे हैं जो प्रॉपर आप उसका पूरा रेट लिस्ट है कि सिर्फ अगर जलाना है तो उसका इतना, सारा कर्म करना है तो इतना, जाके हरिद्वार में बहाना है तो इतना, पूरा उसका रेट है। सर इसके लिए तो मैंने सुना है कि जहाँ कहीं डेथ हो जाती है तो रोने के लिए भी लोगों को बुलाना पड़ता है, ऐसा कुछ। अब आज के समय में तो हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, अब कौन रो रहा है? तो आंसू तो मतलब पता नहीं, हम लोग लोनलीनेस है, रोते हैं, अकेले ही बैठ के रो लेते हैं, ना कोई समझाने वाला, ना कोई ना वो। अब ये एक अलग ही दौर है, ये जो अभी का समय चल रहा है ना, ये एक अलग ही दौर है इसको समझ पाना बड़ा कठिन। कोई किसी के लिए रोता नहीं है, सब प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं एकदम, क्योंकि हम जैसे हम मशीन है, अब जैसे हम दिन रात किसके साथ हैं, मोबाइल फोन के साथ हैं, लैपटॉप के साथ हैं, टैबलेट तो क्योंकि हम हमारी दिन भर इंटरेक्शन, अब हम भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, यानी हमें जितना बोला जा रहा है हम बस उतना कर रहे हैं, ना हमारे में कोई इमोशन बच रहा है, ना कोई ये, हम लोग बड़े प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, मैकेनिकल बिंग्स होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो कुछ समय में देखिएगा वो पूरे ही कन्वर्ट हो जाएंगे मैकेनिकल बिंग्स में, है ना, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, बट ये हो रहा है, दिस इज द थ्रेट, दिस इज लाइक अ थ्रेट टू द सोसाइटी। तो ये है डिक्रीजिंग इन्फेंट। इसके बाद यूएन ने क्या दिया, मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि जैसे कि क्योंकि देखिए बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो उसमें बहुत केयर लगता है, एक बच्चा मान लीजिए कि डिसेबल, तो उसमें, तो इसलिए बच्चा पैदा हो तो उसको, जैसे आजकल देख रहे हो मैटरनल लीव, पैटर्नल लीव, कुछ आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं, कई तरह की चीजें समय के साथ किया जा रहा है भारत में, और देशों में तो और भी ज्यादा है, हमारे भारत में भी। अब भारत एक गरीब देश है, कितना दे देगा आपको? अभी भारत सरकार 6,000 रुपए का ऐलान किया है कि अगर आप गरीब हैं, पैसा नहीं है आपके पास, तो भारत सरकार 6,000 रुपए आपको देना स्टार्ट किया है 4-5 साल से, कि अगर कोई प्रेग्नेंट, अब 6,000 रुपए में क्या होगा, क्या होगा 6,000 बट 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड गिविंग, आई थिंक 2017-18 से ये चालू हुआ है कि आपको मतलब जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको सेब मिल जाए, अनार मिल जाए, केला मिल जाए, गन्ना का जूस मिल जाए, वाटरमेलन मिल जाए, दूध मिल जाए, दही मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, मतलब उसी 6,000 में आपको करना है, जो गवर्नमेंट आपको सहयोग के नाते दे रही है। हालांकि समय के साथ हो सकता है ये और बढ़े, बट भारत में भी इतना ही मिल रहा है। बाकी जॉब में है तो मैटरनल लीव वगैरह कई तरह के। तो मैटरनल हेल्थ, क्योंकि बच्चा पैदा स्वस्थ होगा तो आगे फिर भविष्य, बच्चा अगर कमजोर या डिसेबल हो गया तो भाई परिवार और पूरा समाज फिर एक ये हो जाता है ना, कि उस बच्चे की जिम्मेदारी फिर सबकी हो जाती है, और उस बच्चे का जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए बच्चा जो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, वो एक अच्छा हो, वो बड़ा जरूरी है। उसमें गड़बड़ होने से बहुत दिक्कत है, पूरा लाइफ टाइम का फिर प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही HIV, एड्स, मलेरिया और भी डिजीज जो हैं, ये तो अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन 2000 के दशक में, 1990 जो स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ कि ये सब बहुत, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि 10 में एक, 20 में एक, ऐसे ऐसे होने लग रहा था, यानी प्रत्येक 10 में से एक को HIV एड्स, 20 में एक, इतना तेजी से फैल रहा था ये बीमारी 1990s और 2000 में। और कुछ समझ, क्योंकि स्टिल टुडे आज भी HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है। अगर आज भी किसी को HIV हो जाए ना, मरेगा ही वो, 6 महीना के अंदर डेथ निश्चित है, नहीं बच पाएगा, इलाज अवेलेबल ही नहीं। तो उस समय तो सोच ही सकते हैं आप, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला, अवेयरनेस, कि भैया लोगों को बताओ ये क्यों हो रहा है, ताकि लोग ऐसा कुछ करें ही ना। तो उसके लिए सरकार ने बड़े स्कीम्स चलाए, खुल के चलाए, कोई शर्म नहीं, खुल के बोर्ड पे लगाया भैया HIV एड्स ऐसे होता है, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव, कई तरह की चीजें लाइक कॉन्डोम्स, है ना, सेक्सुअल जो होते हैं, खुल के ओपनली किया, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल समाज को खत्म करता जा रहा था HIV, मतलब यंगस्टर्स, बहुत तरह की बीमारी। अब जिसको एक, मान लीजिए किसी एक को हो गया, फिर उसी के थ्रू दूसरे को हो गया, फिर उसी, क्योंकि जिसको है उसको पता नहीं लगता ना, HIV जिसको है उसको 2-3 महीना बाद पता लगता है। अब उस दौरान वो सर जितनों से इसमें ब्लड अगर जिसको है और अगर हमने उसका ब्लड बैंक से ब्लड यूज किया तो भी होता है, शेड इंजेक्शन से इससे भी होता होता है, है। जैसे सेविंग से हो गया, किसी का ब्लेड यूज कर लिया, कई तरीके हैं, बट जिसको है, मान लीजिए जिसको है उसी से ना होगा। तो पहले के टाइम पे तो पता भी नहीं चलता था किसको है, तो 1 से 2, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 300 ऐसे होने लग रहा था। तो ये तो कोविड की तरह हो गया था, इसलिए इसको रोकने के लिए खुल्लम, मतलब ओपनली इसका प्रचार प्रसार किया गया, ताकि लोगों को पता लगे क्या है। लोगों को पता लग गया, अब आप खुद सतर्क हो जाओगे भाई ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे करते करते 5 साल 10 साल लगा, लेकिन HIV एड्स अब जाके कंट्रोल हुआ। सर ये तो ओल्डन टाइम्स में इसको तो कर्स वर्स तक लेकर जाते थे कि भगवान जी ने श्राप दिया लोगों को, इसके लिए सब होता है। ट्रेडिशनल थिंकिंग तो ऐसी ही थी सर। नहीं, वो तो चलिए अंधविश्वास है, बट
एज पर मेडिकल साइंस और जो है उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे ही मलेरिया, ऐसे ही कई सारे डिजीज होते थे ना पहले, प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। इलाज तो था नहीं, अस्पताल थे नहीं, अब ना इतना हमारा इलाज वगैरह आ गया, तो वो सब उसके लिए अवेयरनेस, मेडिसिन, तमाम अवेलेबिलिटी। इसके अलावा पर्यावरण सतर्कता, यानी हरियाली, देखिए पर्यावरण को बना के भी रखना पड़ेगा। आपने 10 पेड़ लगा दिया, फोटो खिंचा लिया, चले गए, पता लगा कि बकरी आई, गाय आया, खा के भाग गया। यही हो रहा है ना आज के टाइम पे, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए 3-4, इंस्टाग्राम पे डाल दिए कि भाई आज मैंने 10 पेड़ लगाया। जैसे ही आप गए तब तक उधर से बकरी आया, गधा आया, कोई भी जानवर, कैटल आया, उसको दांत से ऐसे करके खाया, चलता बना, सारा आपका फोटो बस आपका लाइफ। वही हो रहा है आज के टाइम पे, जितने पेड़ लोग लगा रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है ना, यानी आप जो पेड़ लगा रहे हो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों को पालते पोसते हो, वैसे पेड़ भी 5 साल 10 साल लेता है, तब जा करके वो फल देता है ना, एक दिन में नहीं होता पेड़ बड़ा बड़ा वृक्ष नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा जंगल बनाना, उसको बचाना, उसका संरक्षण, तो इसमें समाज का भी मदद लगेगा, सरकार की मदद लगेगी, तो कई सारे जंगल हैं उस तरह से। और लास्ट है गाइस, कनेक्टिंग फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी कि देखिए डेवलपमेंट के लिए क्या है ना, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग 50 लोग हैं, अगर हम 50 लोग एक साथ आ जाएं किसी एक काम को लेके, कि चलो हमने कोई एक काम लिया, चलो इस काम को हम सब लोग 50 लोग करेंगे, तो समझ में कितना बड़ा वो मिशन बन जाएगा। पर एक इंसान कितना कर पाएगा, ऐसे ही एक देश क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक देश जो है ना दूसरे देश से दोस्ती बढ़ाए। अगर भारत है तो भारत अमेरिका से दोस्ती करे, अमेरिका चीन से करे, सिंगापुर से करे, अरब से करे, अफ्रीका से, ताकि गाइस हम गिव एंड टेक का है ना। अब इंडिया के पास मान लो सब्जी बहुत है, फल बहुत है, अचार बहुत है, मसाला बहुत है, और भी जो रिसोर्स हम अमेरिका को दे देंगे, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, हम और भी जो है जापान में। तो इस तरह से गाइस क्या है ना कि कम समय में डेवलप करने के लिए हमें इंटरनेशनल, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस करना जरूरी है। तो वो भी एक कहा गया जिसके तहत हमने अपने आईआर को प्रमोट करना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल रिलेशन, कि भाई पूरे विश्व के साथ हमारी दोस्ती हो, मजबूत कमजोर हर तरह के देश के साथ, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ काम आता ही है समय पे। जब भी आप पे मुसीबत आएगी या डेवलपमेंट का कुछ काम है, तो कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, कोई पैसा दे देगा, कोई टेक्नोलॉजी दे देगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये भी है। तो इस तरह के 8 पॉइंट्स जो हैं, 8 पॉइंट्स हमें यूएन ने दिए कि इंडिया के लिए ये जरूरी था। जब जो अर्ली 21st सेंचुरी 2000 से ये स्टार्ट हुआ, 2015 तक इसमें हमने सारे पॉइंट्स पे काम किया, बट क्योंकि 8 है तो सब पे तो नहीं हो पाया, 2-3 पे अच्छा काम नहीं हो पाया, बाकी पे ठीक ठाक हुआ। जैसे आपका जेंडर इक्वालिटी है, वो थोड़ा और टाइम ले, अभी भी चल रहा है ना इस पे काम, तो उस टाइम पे नहीं, अब तो खैर स्थिति, उस टाइम पे बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया था, बट स्टार्ट एक हो गया था। ऐसे और भी कई सारे हैं, जैसे मैटरनल हेल्थ, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी जिस पे काम चल रहा है, जो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है ना। तो लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे बहुत अच्छा काम हुआ, हमने 2015 तक बहुत किया काम, है ना। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे हमने 2015 के बाद भी काम करना जो है वो चालू रखा है, स्टार्ट रखा, मतलब कॉन्टिन्यूअस वे में करते रहे, ताकि आगे चल के रिजल्ट जो है वो बेटर आए, ठीक है। तो इसलिए समय के साथ बहुत कुछ हमने किया। जब ये 2015 में पूरा हो गया, तो यूएन ने फिर हमें नया एक प्रोजेक्ट दे दिया, जिसको नाम बदल गया ना, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य उसका नाम हो गया। उसमें टोटल 8 से बढ़ा के 17 गोल कर दिया, क्योंकि भारत की कैपेसिटी भी बढ़ी ना, 15 साल में हम थोड़े पैसे संसाधन बढ़ा, तो 8 की जगह 17 गोल हमें अभी मिले हैं, जिसपे अभी काम चल रहा है, क्योंकि 2016 से लेकर 2030 तक वो है, तो अभी तो 2026 ही चल रहा है ना। तो जो 17 गोल्स मैं कल के क्लास में आपको कराऊंगा, उस पर अभी हम लोग, भारत सरकार जो है अभी काम कर रही है उन सभी गोल्स पे, ठीक है। तो यही है गाइस आज की क्लास में। आप में से किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर देखा जाए तो जैसे ये जो कोरोना है, और अभी आपने जो बताया इसकी डेट वगैरह का, तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक डेथ से रिलेटेड कर सकते हैं ना। क्या क्या कहते हैं, तब जो ब्रिटिश उसमें आया था, ब्रिटिश हिस्ट्री में ब्लैक डेथ। हाँ, बुबोनिक प्लेग जो चौसर के टाइम पे आया था ना, 1348, 1367, 1370, वही तो था। अब उस टाइम पे क्या था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कहते हैं कि मतलब कि कहते हैं कि 10 लाख इंग्लिश पीपल डाइड। तो कोविड के टाइम पे थोड़ा टेक्नोलॉजी था, तो जिन्होंने परहेज किया, जो ज़्यादा कहते हैं ना कि साहस और
साहस और बेवकूफ़ी में ना अंतर बहुत, मतलब डिफरेंस बहुत कम का होता है। जैसे कोई कोई देखते हो ज़्यादा अपने आप को साहसी दिखाता है, देख लेंगे, ये कर देंगे वो, तो वो जल्दी मरता है। फिर कोई कोई होता है ना बहुत रिस्क कुछ ज़्यादा ही लेने लग जाता है। तो कोविड में ज़्यादातर मैंने ये देखा कि कोविड में ज़्यादातर कौन लोग मरे, जो ज़्यादा, अब देखिए बहुत की मजबूरी भी थी क्योंकि भाई अब पैसा कमाना है तो जॉब बाहर जाना ही पड़ेगा, पर वैसे लोग ज़्यादा मरे जो बाहर गए उस टाइम पे जब कोविड पीक पे था, बाहर गए, किसी बहुत की मजबूरी भी थी, बहुत लोग जानबूझ के जो भी कारण रहा हो उन लोगों को ज़्यादा हुआ, जो बाहर गए, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट किया, कहीं पे हुआ तो फिर अस्पताल गए। बाकी जो लोग परहेज करने लग गए, जिन्होंने जैसे दवाई नहीं खाया, घर पे ही रह के काढ़ा पी रहे हैं, कुछ हल्दी खा रहे हैं, तुलसी पत्ता कर रहे हैं, दूध, जो भी जो आयुर्वेद में हमें बताया जा रहा था भाई ये करो, वो सब लोग बच गए। पर जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया वो लोग नहीं बच पाए। काफ़ी लोगों का डेथ हुआ था। अप्रैल 2021 दैट वाज द क्रूएलेस्ट मंथ। किसी ने कहा भी है ना अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, तो 2021 के अप्रैल में तो गजब हो गया। वेस्टलैंड में है TS-8 वेस्टलैंड। अच्छा मैं देखता हूँ कि लोग कितना जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं ना। कोविड अभी बीते हुए 4 साल ही हुआ है और मुझे याद है, मेरी स्मृति में आता है कि 2021 का अप्रैल, ऐसा कोई 5वां मिनट नहीं बीतता था कि सोशल मीडिया पे अपडेट आ जाता था कि भाई फलाने को श्रद्धांजलि। आप याद करिए अप्रैल 2021, ऐसा कोई 5वां मिनट नहीं था। हर 5वें मिनट कोई ना कोई, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, कहीं ना कहीं से इतना, मतलब अप्रैल 2021 में मुझे याद है बहुत अच्छे से। पर हम कितना जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जबकि वो टाइम था। मुझे याद है कि छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, अस्पताल में रो रहे हैं, दोनों पेरेंट्स खत्म हो गए, कोई कोई मतलब रोटी दूध तक देने वाला नहीं। ऐसे कई सारे केसेस तो मेरे कोग्निशन में आया था उस टाइम, मतलब बहुत ऐसा केस हुआ था, अस्पताल गए बचे ही नहीं बच्चे। अब सोचिए उस तरह के बच्चे जो उस टाइम के होंगे वो क्या कर रहे होंगे, कैसे उनका जीवन चल रहा होगा। पर हम लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं आज के टाइम में इन दिनों को, वो जो समय था। फिर से लोग वही प्रैक्टिकल हो गए, वही सेल्फ सेंट्रिक, प्रैक्टिकलिटी, इमोशनलेस। क्योंकि उस टाइम पे कितना हमने एक दूसरे की मदद की थी, पूरा सोसाइटी एक दूसरे को बल्कि कोऑपरेट कर रहा था। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, कुछ है, तो लोग बुरे समय में मदद तो कर ही रहे थे। कोविड में जहाँ जिसको जो हो सका वो कर ही रहा था, डोनेट करना, ये करना। पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ सब अपने अपने रास्ते, फिर से लोग कोऑपरेट। सर उस टाइम पे मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हाँ कोविड के टाइम पर। किसकी? अंकल की। पर लेकिन वो ठीक, जी मेरे अंकल, पर लेकिन अभी वो ठीक हो गए। तबीयत किसकी खराब हुई थी, आपकी हुई थी या किसी और की? अंकल की, मेरे। हाँ वो तो बहुत लोगों का सर उस टाइम पे तो वो एक अलग ही टाइम था। सर एक क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान उच्च शिक्षा पर नीति प्रोत्साहित करने वाली थी। क्या कह रहे हैं? सर 8वीं पंचवर्षीय योजना 5 years प्लान में 1992 से लेकर के 1997 के दौरान जो हायर एजुकेशन था वो किस चीज को रिकमेंडेड करता था? ये था, एक लिबरलिज्म था सर, और एक प्राइवेट सेक्टर था, और एक पब्लिक सेक्टर था। उस टाइम तो प्राइवेटाइजेशन पे ही ज्यादा कर रहे थे जैसे, क्योंकि फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि 1992 में LPG आ गया था ना, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन 1992 में आया था, तो इसलिए फिर LPG मीन्स लिबरलिज्म, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1992 में आ गया था ना प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद जो भी योजना बनी वो सारे प्राइवेटाइजेशन एक्सपेंशन पे। जितने बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस आप देख रहे हैं सब उसी टाइम का बना हुआ है, 95, 97, सन 2000। क्योंकि वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में यही था कि एक्सपेंड करना है, नए नए संस्था बनाने हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना है। तो कई सारी बड़ी बड़ी संस्था बनी, गवर्नमेंट की भी बनी, प्राइवेट्स भी बनी।
सर कोविड के टाइम पे तो ऐसा हाल था, मतलब ये कफ और कोल्ड जो नॉर्मली हो जाता है, फीवर वगैरह, इसको भी मतलब क्वारंटीन किया जा रहा था, क्योंकि वो एक अलग समय था भाई। हाँ हमें इन सब उस टाइम पे मुझे जो है बहुत बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सब लोग यही बोलते थे कि अंदर जाके खास लो, कोई आ जाएगा ले जाएगा उठा। हाँ, उस टाइम तो ये हो ही रहा था, यही हो भी रहा था। फिर कुछ दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा इसलिए। क्वारंटाइन लोग घर पे ही हो रहे थे, जो घर पे थे, जो बाहर पकड़े जाने पे तो फिर पुलिस पकड़ के क्वारंटाइन कर ही दे रही थी। फिर कुछ लोग को झूठे सिम्टम्स बता देते थे। हम्म, कुछ लोग को मतलब बोल देते थे कि निगेटिव लूप में ही सिम्टम्स बता देते थे कि इन लोग को सिम्टम्स है। पर मैं तो उस टाइम पे बहुत घुमा था, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे नहीं हुआ था। मुझे याद है कि उन दिनों मैं काफी भटकता था इधर उधर, पर मुझे हुआ नहीं था, मतलब मैं तो बच गया था। वही था, लेकिन कि जो प्रॉपर जो होम रेमेडीज वगैरह ले रहे थे ना, जैसे दूध में हल्दी डाल के पीना, काढ़ा पीना, ये सब रोज मैं रूटीन में यूट्यूब पे देखता रहता था, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, स्टेमिना वगैरह बना रहे। ये सब है, काम करता है। जैसे काढ़ा हो गया, तुलसी पत्ता का काढ़ा, ये बहुत काम करता है। दूध में हल्दी का जो जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है डेली, ये सब लेने से बहुत मतलब हेल्प किया था। तो इन चीज़ों से आपको वायरस नहीं आएगा, ये कोई वगैरह। सर मिड डे मील योजना का दूसरा नाम पीएम पोषण योजना है। क्या? मिड डे मील योजना का दूसरा नाम पीएम पोषण योजना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995। चलिए, और कोई डाउट है तो बताइए, सर्विस फिर पढ़ मिलेगा। सर जानते हैं मेरे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस समय बहुत ज्यादा। देखा जा रहा है मतलब ऑप्शनली ज्यादातर लड़कियां जो है पता नहीं क्या सोच करके टावर पे चढ़ जा रही हैं। क्यों भाई, टावर पे चढ़ के क्या करें? सब माउंट सर इन लोग एवरेस्ट का पे चढ़ने का लगता है। ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहे हैं। टावर पे चढ़ के कर नहीं क्या रही हैं तो बताइए, टावर पे सर चढ़ने का टावर उद्देश्य क्या है? वही कि उनके जो है लवर को बुलाया जाए ऐसा कुछ बोल रही हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से हैं आप, कहाँ पे, कौन सा गाँव सर पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश अयोध्या। अच्छा, क्या मतलब पार्टिकुलर टीनेजर्स हैं कम, लेस देन 18 हाँ वाले ही सर। होंगे ज्यादातर, हाँ सर हाँ। बिलो 18। 18 अंडर 18 20 तक भी है 25 है 25 वाले भी कर ऑलमोस्ट। रहे हैं? हाँ। कुछ लोग लेकिन उसका मतलब निगेटिव इम्पैक्ट भी निकाल रहे हैं लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी निकाल रहे हैं। कोई सोचते हैं कि अगर कोई लड़की इतना ऐसे सोचिए सर जो 36,000 वाट का जो है रहता है टावर और एक इलेक्ट्रॉनिक पोल रहता है उस पे चढ़ जाते हैं उन लोग के लिए बताइए पूरी मतलब 1,000 गांव की बिजली काटी गई थी। इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, वैसे इसको सिगमंड फ्रॉइड के ये सर पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं, तो कुछ लोग फ्रॉइडियन पॉजिटिव लेते हैं साइकोलॉजी कुछ इसमें लोग। अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, सर तब समझ। आजकल ये भी देखने को मिल सकता है, हाँ, ये सब भी होता है। क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होता है। सर मैंने तो कभी वही सुना नहीं ऐसा कुछ, वही तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। सब कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती है महिलाएं 36,000 वाले पोल पे चढ़ के बिजली बंद करवा सकती है। महिलाएं ये क्या, न्यूज पुरुष तो भी कर, कोई भी न्यूज़पेपर कर में भी सकते आई हैं। थी सर। ज्यादा इस सब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पता लगा अगला नंबर आप ही का आ जाएगा पोल पे चढ़ने का। इस पे ज्यादा, बड़ा ये गंभीर समस्या है ना, समस्या गंभीर है। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये बात तो सही मजाक है। तो खैर, ये हाँ, मजाक नहीं उड़ा रहे, ये तो प्रॉब्लम बता रहे हैं, बट इसको मैं सिगमंड फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव से समझ पा रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। नो सर कि- हम भी मजाक नहीं बना रहे मतलब एक चीज कह रहे हैं मुझे कि ये हाँ पता है। रियलिटी भी है। कोई मतलब कोई इतना हिम्मत लेकर के उतनी ऊंचाई तक चढ़ता है लगभग 100 फीट ऊंचाई तक सोचने वाली बात है। वैसे आजकल मैं तो उल्टा ही देख रहा हूँ, आप तो, आपके यहाँ की लग रहा है कि लड़कियां बड़ी जेंटल हैं। मैं तो आजकल
दिख रहा हूँ लड़के ही पता नहीं कहाँ पूछ जा रहे हैं। सर सिगमंड फ्राइड के पर्पज से थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे कि जो ईड इगो इक्वल इगो उन्होंने जो थ्योरी दिया है उस हिसाब से, राइट? सिगमंड फ्राइड ने जो मतलब वही है ना, ईड ईगो सुपर ईगो है, हमारे जो साइकोलॉजी है, प्लस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे हिडन डिजायर्स होते हैं जिसको कोई कभी सुनना नहीं चाहता। जितने भी ऐसी घटनाएं होती है ना, या जो सुसाइड्स होते हैं, ये भी एक तरह से पार्शियल सुसाइड ही है, क्योंकि मान लिया कोई बच गया कोई मर गया। तो इस पे जो रिसर्चेज हैं वो कई बार ये बताता है कि इस तरह के लोगों से अगर कोई भी एक बंदा जो जिसमें एक अच्छी लिसनिंग पावर कैपेसिटी हो, इस तरह के कोई मान लीजिए करने जा रहा है, ऐसे दिमाग में चल रहा है, कोई भी एक व्यक्ति अगर इस तरह के लोगों से के साथ बैठे, उसको सुने, उसके प्रॉब्लम्स को समझे, तो ऐसा माना जाता है, रिसर्च ये कहता है कि हम सुसाइड को स्किप करा सकते हैं या करा सकते थे। पर क्योंकि जो इस तरह के भावनाओं में आ जाता है ना जो इंसान, उसको कोई मिलता नहीं। आज के टाइम में किस पे ट्रस्ट करोगे? मेरे दिल में कोई परेशानी है, मैं आपको बताऊंगा, आप 10 लोग को बता दोगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। यही हो गया ना। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को जाकर के अपने दिल की बात बोलोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो जाके 10 जगह बोल देगी या बोल देगा। तो इसलिए हम लोग या फैमिली के मेंबर्स, तो अब ये भी थोड़ा एक ट्रस्ट इशू है। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में एक तो ये है कि कोई आपको कंसोल नहीं करने वाला, कोई आपको सुनने वाला नहीं। वरना बहुत सारी चीजें बोल देने से चीजें फिर दर्द, देखिए प्रॉब्लम का इमीडिएट तो कोई सॉल्यूशन कर नहीं सकता, लेकिन कोई अगर सुन भी ले तो 50% पेन वहीं पे आधा हो जाता है। फिर अब आप सोचते हो अब आगे मुझे क्या करना है। लेकिन जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है, जो आज के जनरेशन में तो बहुत ज्यादा है ना। कौन किसको सुन रहा है? किसी के पास टाइम ही नहीं, घर में सदस्यों की संख्या भी बहुत कम हो गई। पहले तो घर में ही इतने मेंबर्स होते थे, कहीं ना कहीं बात चला जाता था, कोई समझाने वाला बिठाने वाला। अब कौन है? वही हमने कहा ना, पहले बच्चे ज्यादा तो परिवार बड़ा होता था ना। अब तो परिवार में लोग कितने हैं? 3-4 लोग हैं, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। पापा सुबह नोएडा जाते हैं, माता जी जाती हैं गुरुग्राम, बच्चा जाता है पढ़ने के लिए सहादरा, फिर शाम में तीनों 5 बजे आते हैं। 5 बजे आते ही तमाम काम, मतलब ऐसे ही चल रहा है आजकल तो। फैमिली छोटे शहरों में भी दोनों पेरेंट्स वर्किंग है या एक है, तो अगर वर्किंग नहीं भी है तो मान लीजिए कि फोन है, टेक्नोलॉजी, मतलब कोई किसी से बात कहाँ कर रहा है। तो ऐसे में कई सारे जो हिडन हमारे अंदर जो डिजायर्स होते हैं वो सप्रेस होते रहते हैं ना, टाइम टू टाइम वो सप्रेस हो रहा है, वही एक दिन फिर फूटता है इन चीजों की। कोई ऊपर चढ़ जाता है, कोई कूद जाता है, कोई पंखा से लटक जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ चीजें हैं जो दबी हुई हैं आपके अंदर, वो कहीं निकला नहीं। जब वो ओवरफ्लो हो गया तो फिर आपने सोचा अब कुछ बचा नहीं, तो अब यही करते हैं, चढ़ गए आप। पर अगर इसके उलट अगर वही हो कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड जो आपने बोला, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई अगर आपको कंसोल करे, सुने, गाइड करे, तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए इमोशन में आके ही हम करते हैं। जब इमोशन एक्सेसिव में चले जाता है ना तो करते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता। कोई अब बिल्कुल फंस गया, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, तो क्या करेगा वो? उसको लग रहा है कि ना मुझे कोई सुनने वाला है, ना कोई मदद करने वाला। अगर मैं किसी के पास जाके रोऊंगा तो मेरे पे मजाक ही उड़ाएगा, मेरे में कमी निकालेगा, जज करेगा। इससे अच्छा है कि कहानी ही खत्म कर दूं, तो जाके कहानी ही खत्म कर देता है। बट ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और आज के टाइम पे तो ये मतलब बहुत बढ़ गया, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पे मेरा एक मतलब मेरा भाई है, तो वो मतलब मैंने बताया था वहां से यूरोप में रहता है, मतलब वहीं से पीएचडी कर रहे हैं हंगरी में। तो अभी आया था तो मुझे बता रहा था कि वहां पे लोग क्या करते हैं। जैसे हंगरी में आबादी बहुत कम है, बहुत सुंदर देश है, बुडापेस्ट, 1-8 करोड़ रहते हैं। तो बता रहा था कि वहां पे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप जैसे मेट्रो स्टेशन पे, तो आपने देखा ही, दिल्ली वगैरह सब लोग आए ही है मेट्रो, तो वहां पे क्या होता है, सपोज करिए मेट्रो है, आपके साथ कोई आदमी है जो बूढ़ा है, 50 ईयर्स 60 ईयर्स का है, आपको लग रहा है कि ठीक है वो बैठा है अभी, ये ऐसे ही वॉक कर रहा है, आपने उसको 5 मिनट पहले देखा कि वो बैठा है। मान लीजिए 5 मिनट बाद मेट्रो आया और अचानक से वो बूढ़ा आदमी, जैसे ओल्ड या यंग जो भी, अचानक से आप देखेंगे कि वो मेट्रो आया और वो कूदते ही मतलब अपना जान दे दिया। इस तरह की केसेस वहां पे भी बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? लोनलीनेस, क्योंकि वहां की आबादी बहुत कम है, बच्चे पैदा हुए नहीं, समाज उस तरह। और क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी पता ही है आपको कि बच्चे अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स, जो अब इंडिया में भी आ गया धीरे धीरे, तो वहां पे ये और भी ज्यादा है, क्योंकि एक समय के बाद कोई आपको सुनने वाला ही नहीं, किससे बात करोगे? वहां तो बात करने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं।
बात, क्योंकि गाइस जैसे मान लीजिए कि आपको मेरे से बात करना था, आपने डायरेक्ट मुझे फोन कर दिया 9582444090 फोन, हाँ सर ऐसे से बात। बट आप यूरोप में जाएंगे ना, वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कि मुझे अगर अपनी पेरेंट्स से भी मिलना है ना, तो मैं पहले अपनी मदर को मेल करूंगा कि डियर मॉम, आई एम मिसिंग यू, आई वांट टू मीट यू, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई एम हैविंग दिस डेट, ऑन दिस डेट आई एम फ्री, सो प्लीज टेल मी ऑन व्हाट डेट वी कुड मीट। उसके बाद मदर आपका मेल देखेंगे, फिर आपको मेल करेंगे, अच्छा आफ्टर 2 days यू कैन कम एंड मीट मी। तो इस तरह से होता है यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे आप अपने पेरेंट्स से भी जो अलग रहते हैं तो मेल करके जाते हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ पे पेरेंट्स से इतना ऐसा है, तो वहां पे कौन आपका दोस्त होगा, या कौन आपका यहाँ की तरह की भाई चल चाय पी लेते हैं, चलो जा करके टपरी पे बैठ जाते हैं। कोई भी नहीं। तो इंडिया में भी तो ये चीजें अब आ गई ना। अब इंडिया में भी तो देखिए, पहले तो हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ भी है, धीरे धीरे ये चीजें आ गई। मेट्रो सिटी में तो आई गया, छोटे शहरों में भी अब धीरे धीरे आ ही रहा है। तो इसलिए ये केसेस और बढ़ेगा, अभी घटेगा नहीं। अभी आप आए दिन ये चीजें और देखेंगे कि कोई कूद गया, कोई जान दे दिया, कोई जहर खा लिया, कोई पंखा से लटक गया। उसके रीजन यही है, लोनलीनेस, आइसोलेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट इन द सोसाइटी, इमोशनलेस सोसाइटी, कोई आपकी इमोशन को समझी, जज करना, बहुत तरह की ये सब, इन चीजों को नहीं समझने पे यही सब होगा ना। ये, और इसका अगर एक और रीजन हम देखें तो उसका एक और रीजन ये है कि जैसे मुझे याद है कि हमारे जनरेशन तक, मतलब जब तक, मतलब मुझे लगता है सन 2004-5 तक क्या था कि चीजें थोड़ी फिजिकल बेस्ड थी। जैसे मुझे याद है कि मैं जब प्राइमरी स्कूल्स में था, तो तब तक मारना पीटना पनिशमेंट अलाउड था। तो टीचर्स जैसे, तो टीचर से एक डर होता था, स्कूल भी जाते थे वहाँ डर, कभी पिटाई भी खा गई, कुछ पनिशमेंट वो, लेकिन लास्ट टाइम था। क्योंकि मुझे याद है 2004-5 के बाद फिर तो लॉस बन गया, मार मतलब पनिशमेंट फिर अब दे ही नहीं सकते। तो हमारा वो 2000 के आसपास वाला लास्ट जनरेशन था जिसने थोड़ा पनिशमेंट वगैरह देखा है। तो उस टाइम पे फिर भी क्या होता था कि हमने बचपन में थोड़ा देखा है, जिसको आप कहते हो कि फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, पनिशमेंट। अच्छा, पनिशमेंट क्या होता है? जैसे स्कूल में टीचर आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको टॉलरेशन आपके अंदर वो बढ़ रहा है। अगर किसी टीचर ने आपको कहा कि मुर्गा बन जाओ, पहले होता है ये मुर्गा बन जाओ, एरोप्लेन बन जाओ, या दौड़ कर जाओ 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, ऐसे ऐसे कई सारे या कान पकड़ के बैठक करो, ऐसे ही पनिशमेंट्स होते थे। तो इन पनिशमेंट का भी अगर आप देखिएगा, कुछ ना कुछ इसका मतलब बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। आपके अंदर कई तरह के, मतलब स्टेमिना तो बूस्ट करता ही है, आपके मतलब माइंड, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। अब आज के टाइम पे आप देखिए ना, बच्चा जैसे नहीं होता कि हम लोग एकदम छोटे बच्चे को कैसे पैम्पर करते हो, वैसे तो अब क्लास 10th और 12th का बच्चा पैम्पर होता है ना। उसको टीचर डांट सकते हैं ना, पेरेंट डांटते हैं ना कोई। अब वो पैम्परिंग किड है, उस पैम्परिंग किड को थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो वो तो यही करेगा जो मतलब हो रहा है ना, क्योंकि उसको कभी उसने देखा नहीं ना, हर चीज में उसको पैम्पर मिला। अब पैम्परिंग किड के साथ अचानक से ऐसी चीजें हो जाए, उसको अचानक से कोई आकर के मतलब ऐसा बोल दे कि भाई मैं नहीं, मतलब रिजेक्शन जिसको आप कहते हो, जिसने बहुत रिजेक्शन देखा है उसके लिए एक रिजेक्शन और क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी ने बहुत रिजेक्शन देखा है, तो एक रिजेक्शन और हो गया, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है कोई नहीं, मेरे अंदर कमी है। पर आजकल के जो बच्चे, जो पैम्परिंग किड्स हैं, वो बिल्कुल पैम्पर है। बच्चा पैदा होते जब तक है बिल्कुल एकदम, आप देखो ना कि मैं आजकल देखता हूँ कि कोई अगर बच्चा गलती से किसी टीचर ने डांट दिया ना, तो उसके पेरेंट टीचर पे मतलब मारने पीटने पे उतारू हो जा रहे हैं। आज के समय में ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए किसी टीचर ने गलती से बच्चे को, थप्पड़ तो खैर दूर की बात है, धमका दिया बुरी तरह से फेल होने पे, तो हो सकता है कि उसका पेरेंट स्कूल आकर के आपसे मारपीट भी कर लो, या आपको स्कूल से तो खैर कॉलेज से निकलवा दे, ऐसा इस एप्लीकेशन वगैरह, पुलिस स्टेशन, तमाम चीजें कर देता है अगर उसको लग गया कि मेरे बच्चे को इसने इंसल्ट किया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बच्चा तो पैम्पर हो रहा है ना, आपका बच्चा तो इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग तो हो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जब उसको रिजेक्शन मिलेगा, या एक समय के बाद जब आप नहीं रहोगे, पेरेंट नहीं रहेंगे, आइसोलेशन, ये चीजें, तो फिर दैट रिजल्ट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और आज की जो मतलब जो चीजें हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये सारे रीजंस हैं। और आने वाले टाइम में तो ये चीजें और बढ़ेगी, घटना तो है नहीं, हम और पैम्परिंग होते चले जाएंगे, बच्चों की संख्या, फैमिली में नंबर ऑफ जो पीपल है वो भी कम हुआ है, तो सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो रिजेक्शन कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। पेरेंट्स सारी चीजें पूरा कर देते हैं। पहले के पेरेंट्स क्या थे, अब आपने पहले मुझे याद है
कि अगर आप छोटी चीज़ें भी मांगते थे, पैसा भी नहीं होता था और पेरेंट्स भी थोड़ा डिले करते थे कि भाई मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है अगले साल ले लेना, अच्छा मार्क्स लाओ मिल जाएगा। आज के पेरेंट्स स्टार्टिंग में भले ही बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उनको लगेगा यार मेरे एक ही बच्चा है, एक ही बिटिया है, एक ही बेटा है, यार मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा कुछ, वो EMI पे लेके आपको फ़ोन देंगे। आज के पेरेंट्स, जैसे हम लोग जो पेरेंट्स बनेंगे या हमारा जो अभी जो नया पेरेंट्स सब बन रहे हैं पिछले 10-15 साल वाले, अगर आपके अब एक ही बच्चा है, आपका 2 ही बच्चा, अब आपको लगेगा कि यार मैं किस लिए कमा रहा हूँ, इसने मेरे से फ़ोन मांगा आईफोन, मैं ये भी नहीं दे पा रहा। अब अगर आप जाके पेरेंट्स बोलोगे मुझे आईफोन, तो 90% चांस है कि आपके पेरेंट्स हो सकता है EMI पे भी आपको दिलाएं, लेकिन दिलाएंगे कि मेरे बच्चे ने कहा है तो मैं दिलाऊंगा। तो इस तरह से आपने उसको इतना पैम्परिंग बनाया। तो वही है ना कि जब एक समय बाद सब तो नहीं करेगा ना इतना पैम्पर, आप तो उसको कर रहे हो, पर सोसाइटी तो उसको पैम्पर, सोसाइटी तो उसके लिए बहुत हार्श है। आपके पेरेंट्स आपके लिए सॉफ्ट हैं, बट आपका जो सोसाइटी है वो तो बिल्कुल जानवर बना बैठा है, वो तो आपको नहीं करेगा टॉलरेट, वो तो आपको हार्म ही करेगा। तो वहां जब रिजेक्शन होगा तो फिर कौन बचाएगा? कुछ लोग होते हैं जो सह लेते हैं, कुछ लोग यही होते हैं फिर नहीं कर पाते तो अपना खत्म ही कर देते हैं। तो मिला जुला के मतलब यही है कि मतलब मेरा तो यही मैसेज रहता है कि बी सेंसिबल, जितना हो सके लोगों से। देखो मैं आपको क्या दे पाऊंगा, एक तो नॉलेज दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं मेरी कोशिश, मैं कॉलेज में भी रहता हूँ तो मैं भले ही बहुत थका रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई मिला तो मैं उससे हंस के ही बात करता हूँ, उसकी तारीफ करना, अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं उसका तारीफ ही करूंगा। जब बोले अरे यार आज तो, जैसे मान लिया मैं किसी से मिला क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी के लोग हैं, मान लिया कोई बच्चा मेरे से मिला तो मैं उसको ये जरूर बोलूंगा यार आज बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बात है भाई, फिटनेस पे काम कर रहे हो क्या? भले ही वो मोटा हो, तुल हो, लेकिन मैं उसको बोल दूंगा ये बात कि क्या बात है भाई, बड़ा फिटनेस पे काम कर रहे हो। फिर उसको इनडायरेक्टली समझा दूंगा कि थोड़ा ये, लेकिन मैं उसको उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करूंगा, उसको लगे कि यार वो कल भी मेरे से मिलना चाहिए, वो कल भी मेरे से मिलना चाहिए, ना हो कि वो मेरे से देखते ही दूर भाग जाए। ये चीजें बहुत कम हो गई। अब कौन आपकी तारीफ कर रहा है? आप जाओ ना, बल्कि आप किसी से मिलो, आपकी 10 कम ही कर देगा। अरे आजकल देख रहा हूँ फेस बड़ा ऐसा हो गया, यार पहले तो बड़ी अच्छी दिखती थी, आजकल क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? Am I right और रॉन्ग? ऐसा हो रहा है कि नहीं? मतलब लोग आपको कमी ज्यादा बता देंगे, यार अभी तक नेट नहीं हुआ, यार पिछले साल भी तैयारी कर रही थी, अभी भी कर ही रहे हो, कब होगा? तो ये चीजें कहीं 10 में 9 ये ज्यादा है, 10 में 9 लोग आपको यही बोलेंगे आपकी कमी, अभी तक मास्टर्स नहीं हो, अरे PhD नहीं हुआ, अभी तक जॉब नहीं हुई, शादी नहीं हुई, मतलब तमाम तरह की चीजें वहां पे ये है। तो ऐसे में तो आप डिप्रेस ही तो हो गए ना। तो वहां पे गाइस हमें क्या करना है, हमें लोगों से पॉजिटिव सेंस में मिलना है। उसको जब भी मिले किसी से, चाहे उसको प्रॉब्लम, उसको लेकिन उसको तारीफ करिए, उसको अच्छी बात है, फिर कुछ सजेशन भी दे दीजिए जो उसको पता भी ना लगे, वो समझ भी जाए कि ऐसा भी आपको करना चाहिए। मतलब अप्रिशिएटिव एक तरीका आपका अप्रिशिएटिव हो, थोड़ा मतलब ऐसा हो कि उसको लगे, उसको भी लगे कि भाई कुछ मेरे में अच्छा भी है, तभी तो कॉन्फिडेंस है। बट ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए जो हम नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का हमारा एक पर्सनालिटी, एक ऐसा एटीट्यूड जो सोसाइटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या जिससे भी हम मिलते हैं, नॉट ओनली, एक ऐसा हमारा होना चाहिए, तो इससे अच्छा होता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हमारा क्या जा रहा है? अगर मैं आपसे मिला और आपकी तारीफ कर दिया तो मेरा क्या गया? ये तो बताइए। मेरा पैसा चला गया, मेरा हेल्थ चला गया, क्या चला गया? कुछ भी नहीं। तो भैया वचनम कहते ना, वचनम किम दरिद्रता, वचन ही किम दरिद्रता, वचन में क्यों दरिद्रता? मतलब वचन यानी जो बोलते हो वो तो बेहतर बोलो, अच्छा बोलो कि सामने वाला लगे कि भाई मैं किसी के लिए तो खास हूँ, मैं कोई तो है जो मुझे खास मानता है, कोई तो मुझे अच्छा मानता है। यही चीज किसी को जीवन दे सकता है, यही चीज किसी को बहुत आगे बढ़ा सकता है। ये हालांकि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस टॉपिक है, आज के समय का बहुत ही सीरियस विषय है, जिससे हम सब लोग पीड़ित हैं। कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम सब लोग इस तरह के प्रॉब्लम से सफर करते हैं हर दिन, बट कोई बात नहीं करता है इसकी, क्योंकि सबको लगता है यार मेरे अंदर, लोगों को लगेगा कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैं ये बात बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। सामने वाला भी वही है, लेकिन उसको ये डर लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग सोचेंगे ये बहुत सेंसिबल है, ये बहुत बेचारा टाइप का है, बेचारी टाइप की है, तो इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करता। बट रियलिटी यही है कि हम सब लोग इस चीज को फेस करते हैं डेली बेस पे, और अल्टीमेटली जो लोग लास्ट में समझ नहीं आता
तो फिर वही होता है जो हो रहा है आजकल। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? आपको क्या लगता है? ऐसा है? राइट राइट। बिल्कुल ठीक। ऐसा है कि नहीं है, या आपको लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? ऐसा है वैसे मुझे लगता है। सर आपकी बातों को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इस क्लास को कि आपके जो अभी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और सर हैं इतनी डेडिकेटेड है कि सर मुझे नींद आ रही है फिर भी मैं नहीं सो रही हूँ कि इतना अगर अच्छा बात ना सुनूं, कल कॉलेज आना अगर ना सुनूं तो फिर मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सुन के मैं सोच रही हूँ मैं सर पेपर 2 को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही अच्छे से, लेकिन पेपर 1 का क्लास में इतने अच्छे से समझ रही हूँ ना कि मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल डे डे इंक्रीज हो रहा है सर। थैंक यू सर वेरी मच सर। ऐसा डेडिकेटेड टीचर लाइफ में ना कभी मिला था ना चांसेस है कि मिलने वाले हैं कोई भी। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। नहीं, मेरे लिए भी ये क्लास एक हीलिंग ही है क्योंकि मैं भी तो उसी कैटेगरी में हूँ ना, तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मेरे लिए भी ये क्लास एक मतलब नॉलेज तो है ही, उसके साथ साथ मेरे लिए भी हीलिंग का एक प्लेटफॉर्म है कि मैं इतने सारे इंटेलेक्चुअल से कनेक्ट करके बातें करना, डिस्कशन करना, नई चीज़ें पता लगती हैं। क्योंकि अब कम से कम आप लोग मुझे सुन तो रहे हो ना, ये भी तो मेरे लिए बड़ी बात है, वरना कौन सुनता है आज। कम से कम आप मुझे इतने देर से सुन रहे हो, भले ही 20 लोग हैं 25 लोग हैं, तो 25 लोग तो मुझे सुन रहे हैं ना, ये कितनी Yes. बड़ी बात है कि मुझे 25 लोग सुन रहे हैं। खैर, तो कल मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू।